हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि देखिए, आज हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये चीज़ आपको बता चुके हैं कि आज से हम अपनी पाठ्य पुस्तक शेमुशी के अपने अध्यायों को पढ़ेंगे, उनके पाठों को पढ़ेंगे, और वो भी कौन कौन सी पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस में सीबीएसई ने जो आप लोगों के लिए जो रिवाइज्ड किया है, यानी जिन पाठों को हटा दिया है उनको ना पढ़कर जो हमारे आने हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में हमारा पहला जो पाठ है वो प्रथम जो पाठ है वो है हमारा शुचि पर्यावरणम। शुचि यानी स्वच्छ, साफ, और पर्यावरण शुद्ध। शुचि का अर्थ हुआ शुद्ध, स्वच्छ, साफ, और हमारा पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कवि हमसे किसके बारे में कहना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। तो उसकी जो भूमिका है, तो हम जब पाठ को अपना शुरू करेंगे, अपना पहला पाठ हमारा है शुचि पर्यावरण, उसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम भूमिका को पढ़ेंगे। भूमिका जो ऊपर दी हुई रहती है वो पूरे पाठ का सारांश रहती है कि पाठ में क्या बताना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं अयम पाठः, यानी यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि, संस्कृत के जो कवि हैं, कौन है, हरिदत्त शर्मा। आधुनिक संस्कृत के, प्राचीन संस्कृत के नहीं है, आधुनिक संस्कृत के। जैसे कि हमारी हिंदी के भी देखिए, जो हमारी रचना काल है उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया कि पहला आदि काल हो गया, फिर मध्य काल हुआ, फिर आधुनिक काल हुआ। इसी प्रकार से हमारी संस्कृत की भी प्राचीन हो गया, वैदिक काल हुआ, प्राचीन काल हुआ, फिर उसके बाद हर एक काल परिवर्तित होते गए। तो ऐसा नहीं है कि पहले प्राचीन काल में ही सिर्फ संस्कृत की रचनाएं की गई, नहीं, बोले आधुनिक युग में भी बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो संस्कृत में रचनाएं करते हैं। तो उनमें से एक नाम है हरिदत्त शर्मा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आधुनिक संस्कृत के जो कवि हैं हरिदत्त शर्मा, उनने क्या किया, कौन सा हमारा लसल लतिका नाम का उनका एक ग्रंथ है। इति रचना संग्रहात, इति बोले लसल लतिका जो उनका संग्रह है, बोले काय का संग्रह है, बोले रचना का जो संग्रहात, रचना के संग्रह से, बोले यहाँ पे पंचमी विभक्ति कह रही है किससे, उनका जो लसल लतिका रचना है उसके संग्रह में से क्या उठाया, बोले संकलो अस्ति। ये जो हमारा जो पाठ है वो कहाँ से संकलित किया गया है, कहाँ से लिया गया है, बोले कहाँ से, बोले ग्रहात, संग्रहात। किसके संग्रह से, लसल लतिका रचना के संग्रह से, बोले क्या, संकलितो अस्ति, यानी संकलित किया गया है। अत्र यानी यहाँ, कवि ने क्या कहा है, बोले कवि ही, देखिए प्रथमा विभक्ति कह रही है कि इसमें ने शब्द लगाइए, तो अत्र यानी यहाँ कवि ही क्या कह रहे हैं, महानगराणाम, महानगरों के, षष्ठी विभक्ति कह रही है, इसमें काकी के का अर्थ लगाइए सारी। इसीलिए अपन व्याकरण पहले पढ़ के आए हैं कि अब यहाँ पे विभक्तियों के बारे में जैसे ही हम बताएंगे तो अब आप भूलेंगे नहीं कि भाई विभक्तियाँ क्या। अब आपको ये चीज़ कंफ्यूज नहीं करेगी कि भाई कौन षष्ठी विभक्ति क्या अर्थ बताती है, सप्तमी विभक्ति क्या अर्थ बताती है। हर विभक्ति को अपन पढ़ चुके हैं कारकों में बहुत अच्छे से, है ना। तो क्या कह रहे हैं, कवि ने महानगराणाम, महानगरों के, यंत्राधिक्येन, यंत्र के आधिक्येन, यंत्रों के अधिक होने से, एन शब्द लगाया है, तृतीया विभक्ति से का अर्थ बता रहा है। क्या कह रहे हैं, कवि ने महानगरों के यंत्र के आधिक्य यानी अधिकता होने से प्रवर्धित यानी बढ़ा हुआ, वर्धित यानी बढ़ा हुआ, और प्रवर्धित यानी और अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ, बोले प्रवर्धित प्रदूषणों ऊपर, प्रदूषण के ऊपर, चिंतन मनः, चिंतित मनः, चिंतन करके, चिंतित मन से क्या किया, दृश्यते, उनका मन कैसा दिखाई दे रहा है, बोले उनका मन चिंतित दिखाई दे रहा है। सह वे कथयति, कहते हैं, क्या कहते हैं, कि यद का अर्थ हुआ कि इदम यानी इस लोह चक्र में। अब लोह चक्र उन्होंने किसके लिए प्रयोग किया है कि देखिए वाहन जो हमारे होते हैं, जितनी भी हमारी गाड़ियां हैं, वो सब, उन सब के पहिए देखिए किसके बने होते हैं, लोहे के।
तो वो कह रहे हैं ये लोह चक्र जो है, अब उन्होंने किसी वाहन विशेष को इंगित नहीं किया, उन्होंने ये कह दिया कि लोह चक्रम। उनकी दृष्टि में वो कहते हैं ये जो लोह चक्र है यानी ये घूमता हुआ पहिया है, बोले किसका? गाड़ियों का, मशीनों का। लोह चक्रम, लोहे से बने हुए चक्र, ठीक है। उससे क्या हो रहा है? बोले लोह चक्रम जो है यानी लोहे का जो चक्र है, पहिया है, क्या कहता है? शरीरस्य मनश्च, शरीर का और मन का, मनश्च और शब्द यहाँ पे लगाएंगे, शरीर का और मन का, शोषकम यानी सुखा देता है उसको, शोषक करता है, शोष धातु में लगा दिया हमारा। तो क्या कह रहे हैं? एक तो प्रत्यय लगाया तो कह रहा है शोषकम यानी सोखता है उसको, अस्ति सोखता है, अस्मादेव इस कारण से, अस्मात एव इससे ही, वायुमंडलम, देखिए अस्मात एव दो चीजों से अस्मादेव बन गया, अस्मात और एव, ठीक है, दो चीजों से संधि हुई तो अस्मादेव बन गया इसका अर्थ, यानी अस्मात एव इससे ही, वायुमंडलम वायुमंडल, बोले मलिनम भवति, मलिनम यानी कैसा होता जा रहा है? मैला होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है, दूषित होता जा रहा है। कवि ही, कवि क्या कह रहे हैं? महानगरीय, महा देखिए अलग अलग, किसी भी बड़े शब्द को हमेशा है ना आप तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, उसको अलग अलग करके पढ़ेंगे, उसका अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। बोले महानगरीय जीवनात्, महान जो बड़े बड़े नगर हैं, बोले उनके जीवनात् जीवन से, बोले सुदूरम दूर कहीं, नदी निर्झरम, नदी निर्झरम यानी नदी जो है निर्झर है, जहाँ नदी हो, हमारे झरने हो, वृक्ष समूहम वृक्षों का समूह हो, लता कुंजम लताओं की कुंज हो, जहाँ बेलें लताएं पुष्प लटक हो हमारे खूब सारा कुंज यानी वन हो जिसका, पक्षी कुल कलरव, देखिए फिर अलग कीजिए इनको, पक्षी कुल कलरव कूजितम, पक्षियों का जो कुल है यानी पक्षियों का जो समूह क्या करे? कलरव करे, यानी उनकी सुंदर सुंदर हमें चहचहाट सुनाई दे। बोले कूजितम उससे कुंजित हो यानी उससे गुंजार हो उधर का वातावरण। बोले ऐसे वन प्रदेशम प्रति, ऐसे वन प्रदेश के प्रति, बोले गमनाय अभिलाषित, ऐसे वन समूह के पास में जाके, वहां पर जाकर वो क्या? गमनाय जाने के लिए, बोले कैसे हैं? अभिलाषित हैं। कभी सोचते हैं कि हमें ऐसे कहीं जाकर, हम जहाँ पर वन हो, झरने हो, हमारी लताएं हों, वहाँ पर खूब सारे पक्षी वहाँ पे चहचहाट करें, तो ऐसे प्रकृति की ऐसी वन में ऐसी जगह पर जाने के लिए अभिलाषा करते हैं। तो वो क्यों इधर से दूर जाना चाहते हैं? ऐसा क्यों वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ इस महानगर की भीड़ भाड़ वाली प्रदूषित जगह से हम ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं? तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारी भूमिका हो गई। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब हम जो पढ़ेंगे, अपने जितने भी पद्यांश पढ़ेंगे उनमें क्या बताएंगे कवि। चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए तो यही उसका, देखिए हमने यहाँ पर जो बताया वही इसका हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है, जो चीज़ हम आपको बता चुके हैं। हर चीज़ को पढ़ने का हमने तरीका यही बताया है कि अपन हर चीज़ को, हर शब्द को तोड़ कर पढ़ेंगे, उससे उसका सही सटीक अर्थ हम प्राप्त कर पाएंगे कि भाई सटीक अर्थ इसका निकल क्या रहा है। तो कह रहे हैं यहाँ से, देखिए दुर्वहम अत्र, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति ही एव शरणम। अब इसको पहले हम क्या करने हैं, इसको अन्वय करते हैं, इसको तोड़ते हैं। अन्वय करना भी साथ में सीखते जाइए। तो वो क्या कह रहे हैं, दुर्वहम। तो क्या कह रहे हैं, दुर्वहम यानी होता है हमारा कठिन हो गया है। दुर्वहम का अर्थ क्या होता है, कठिन। ठीक है, दुह और वहम शब्द से, वहन यानी हमारा वहन होना, यानी जीवन व्यतीत होना। दुर यानी कठिन, कठिन बोले जीवितम जो जीवन है। दुर्वहम अत्र, अत्र यानी यहाँ, जीवितम जीना, जीवन। दुर्वहम कठिन हो गया है, जातम होना, यहाँ पे जीवन हमारा कैसा कठिन हो गया है। प्रकृति ही एव, प्रकृति की ही, बोले शरणम, प्रकृति ही की ही शरणम में, शरण में हमें चलना चाहिए। प्रकृति ही शरण है। वो क्या कह रहे हैं, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, यानी अत्र
यहाँ पर देखिए अर्थ हम कब लगाएंगे, अन्वय करके। कैसे कहा, बोले पहले हम दुर्वहम को अलग लिखा, अत्र लिखा जीवितम जातम। अर्थ समझ में आया, माँ में से आ निकला और ये त्रा लगा दे तो क्या बन गया इसका अर्थ, दुर्वहम और अत्र में संधि हुई थी तब ये एक पद बना था। तो क्या कहा, अत्र अलग निकाल दिया, जीवितम अलग लिख दिया, दुर्वहम अलग लिख दिया हमने, जातम अलग लिख दिया। प्रकृति एव, चाहे तो हम इसको भी अलग लिख सकते हैं, कैसे, बोले प्रकृति ही, कैसे आप इसको लिख सकते हैं, अन्वय में प्रकृति रेव लिख देंगे, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बोले प्रकृति ही और एव, ठीक है, प्रकृति ही एव, यानी प्रकृति ही शरण है, प्रकृति ही शरण है। तो क्या कह रहे हैं, क्यों शरण है, कि अत्र जीवितम, अत्र यानी यहाँ, बोले जीवितम, अत्र जीवितम जातम, यहाँ कठिन हो गया है, बोले यहाँ पर दुर्वहम हो गया है, दूभर हो गया है, कठिन हो गया है। तो क्या जीना यहाँ पर क्यों कठिन हो गया है, और वो कह रहे हैं कि प्रकृति ही शरण है। यहाँ पर कठिन हो गया है तो अब कहाँ सरल रहेगा, बोले प्रकृति की शरण, प्रकृति की शरण में ही जीना सरल है। तो वो भी कैसे में, बोले शुचि पर्यावरणम। शुचि यानी शुचि का अर्थ हमारा होता है शुद्ध, और पर्यावरणम आप ये खुद ही सोच लीजिए, ये तो कवि का आशय है, कवि कह रहे हैं, लेकिन ये तो हर किसी के मन की बात है। कुछ दिन जब आप इसी एक अपने लाइफ साइकिल, जीवन चक्र में जब चलते रहते हैं कि वही रोज यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से भाग दौड़ कर रहे हैं, अपने लिए खुद के लिए समय नहीं है, फिर जब छुट्टी होती तो क्या मन करता है, कहाँ जाए, सोचिए कहाँ जाने का मन करता है। कहते ना कि चलिए कहीं पे अच्छी जगह घूमने जाएं, वहाँ पे भी आप ऐसी जगह नहीं जाओगे जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, क्या कहोगे, ऐसी जगह जहाँ पे खुली हवा हो, शांति हो, वहीं पे झील हो, तालाब हो, अच्छे पेड़ पौधे हो। क्यों, क्योंकि ये प्रकृति क्या है, हमारी क्या है, माता है, यही हमारी जीवनदायिनी है। तो यही हमारे जो कवि हैं हरिदास दत्त शर्मा, वो भी यही कह रहे हैं कि प्रकृति ही शरण है, उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा उनके मन में क्यों आया, यहाँ पर वो क्यों उन्होंने कहा कि दुर्वहम यानी कठिन हो गया है, अत्र जीवितम यहाँ जीना, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। जातम शब्द होने का अर्थ बता रहा है, हो गया है। प्रकृति एव शरणम, प्रकृति ही शरण है। शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण, इसीलिए पर्यावरण कैसा होना चाहिए, बोले शुद्ध होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं ऐसा क्यों है, उसके बारे में भी वो बता रहे हैं कि ऐसा उन्हें क्यों लग रहा है कि कठिन क्यों हो गया है जीवन। कह रहे हैं महानगर मध्य, महानगर के मध्य में, महानगरों के बीच में, बोले चलद निशम। अब ये चलद निशम जो लिखा है इसका हम लिखेंगे चलत, ये यहाँ पर कौन सी तृतीय वर्ण वाली जशत्व संधि हुई है, जिसमें क्या बना, चलत अहर निशम। यहाँ पे क्या लिखा है, बोले चलद निशम यानी चलते हैं, अहर निशम, अनिशम यानी दिन और रात। अनिशम का अर्थ होता है, अनिशम जो शब्द है किससे मिलकर बना है, इसका अगर संस्कृत में ही हम अर्थ देखें तो होता है अहर निशम, अहर्निशम, जिसका अर्थ होता है दिन और रात। और ये चलत शब्द बन गया चलत, चलत में क्या मिला हमारा, अनिशम मिला, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ता बन गया द, और आ इसी में मिल गया तो आधे से ये पूरा हो गया, तो क्या बना हमारा, बोले चलद, और ये बन गया निशम, ठीक है। ऐसे ये हमारा चलद निशम शब्द आया, जिसका अर्थ हुआ अर्थ क्या बना, बोले चलते हैं, अनिशम यानी दिन और रात, दिन रात बोले चलते रहते हैं। महानगर मध्य यानी महानगरों में, सप्तमी विभक्ति कह रही है, मैं अर्थ लगाओ, तो महानगर मध्य, महानगरों में बोले चलद निशम, चलते हैं, अनिशम यानी दिन रात चलते हैं। कालाय स चक्रम, कालाय यानी काल निरंतर क्या करते रहते, बोले कालाय स चक्रम, बोले दिन रात चलता हुआ, दिन रात चलता है, बोले कालांतर, बोले कैसे काल में, बोले दिन रात, कैसा समय, बोले दिन रात के समय में। चक्रम, यह चक्र चलता रहता है। अब वो कह रहे हैं कि कैसा चक्र चलता रहता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो चक्र है वो क्या करता है, हमारे जो चक्र चल रहा है, अब ये अपन आगे पढ़ेंगे कि कौन सा चक्र है, इसको अपन पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं कि चलद निशम, दिन रात चलता रहता है, कालाय स चक्रम, और ये
चक्र जो दिन रात जो चल रहा है महानगरों के मध्य में, महानगरों में दिन रात काला है, मतलब बिल्कुल काल बंद नहीं है, निरंतर जो चल रहा है, बोले वो क्या करता है, बोले ऐसा चक्र, बोले मनः यानी मन को शोषयत यानी मन को सुखाता है, तनहु पेशयद तन यानी हमारे शरीर को, बोले पेशयद ऐसा लगता है कि मन को सुखाता जा रहा है और हमारा शरीर को भी पीसता जा रहा है। शरीर भी हमारा इस चक्र के बीच में, काल इस समय चक्र में, कैसे चक्र में, बोले जो दिन रात चल रहा है महानगर में, जो दिनचर्या जो चल रही है, जो दिन रात जो चक्र चल रहा है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, बोले इससे मन कैसा हो रहा है, मन सूखता है, हमारा मन को सुखाता है, तनु पेशयद यानी पीसता है, भ्रमति सदा वक्रम, और भ्रमति यानी घूमता रहता है, सदा वक्रम सदा टेढ़ा घूमता रहता है। देखिए चक्र जब कोई भी पहिया जब घूमता है वो कैसे घूमता है, सीधा तो नहीं घूमता है, गोल गोल घूमता है, यानी टेढ़ा तो होता ही है। देखिए सीधा इसको कहते हैं, टेढ़ा इसको कहते हैं ना कि आगे मार्ग टेढ़ा है, तो टेढ़ा तो इसको तो नहीं कहेंगे ना, क्या कहेंगे, इसी को तो टेढ़ा कहेंगे। तो ये जो टेढ़ा हुआ वो कह रहे हैं वक्रम, वक्र यानी निरंतर पहिया जो घूमता है कैसा, बोले निरंतर टेढ़ा घूमता रहता है। फिर क्या कह रहे हैं, दुर्दांतई दुर्दांतई दशना अमुना। अब ये देखिए इसमें अपन क्या इस शब्द को तोड़कर पढ़ेंगे, तो कैसे बना, बोले दुर्दांतई यानी कैसा लग रहा है, बोले भयानक। दुर्दांत किसको कहा जाता है, बोले भयानक को, भयानक बोले दशनई, ऐसा लगता है कि जो इसके बीच के जो दांत हैं इसके कैसे हैं, बोले भयानक है, कि भयानक है इसीलिए तो उसके अंदर हमारा शरीर पिसता जा रहा है। बोले दुर्दांतई दशनई जन ग्रसनम, बोले जन ग्रसनम, बोले स्यात एव ना। वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा ना हो अमुना, यानी ऐसा ना हो कि ये जो चक्र है, जो टेढ़ा घूमता हुआ चक्र है, बोले अपने दुर्दांत यानी भयानक, दशनई यानी दशन यानी होते दांतों से, अमुना ऐसा ना हो कि स्यात, देखिए स्यान जो लिखा हुआ है ये स्यात ना एव, 3 शब्दों से मिलकर संधि हुई है तब ये बना है। जिसमें क्या लिखा है, स्यात ऐसा ना हो। देखिए लिखा है स्यात एव ना, जब हमने उसका अन्वय किया, विग्रह किया, तब उसके शब्दों को अलग अलग कर दिया कि किन 3 चीजों की बात। स्यात का अर्थ हुआ हो, एव ही ऐसा ही ना हो, ठीक है। क्या कह रहे हैं, जनग्रसनम, तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि इस भयानक दांत वाले, दुर्दांत दशनई अमुना, ऐसा ना हो कि इस भयानक दांत वाले जो हमारा चक्र है उसमें ऐसा ना हो कि जन ग्रसनम, जन उसमें ग्रसन यानी अंदर चले जाए, जीवन ही नष्ट हो जाए। तो क्या कह रहे हैं, मानव का या फिर क्या हो, बोले ग्रसनम, जन को ग्रसन करना, ग्रहण करना, ऐसा ना हो कि उसके अंदर हमारा क्या हो जाए, जन ही ग्रसित हो जाए। कहने का आशय उनका क्या है कवि का, कि कह रहे हैं कि ये जो काल चक्र जो चल रहा है, कैसा चक्र है, बोले काला स्यात् चक्रम, ऐसा मतलब जो दिन रात जो कैसा, बोले दिन रात जो चक्र चल रहा है यहाँ की जीवन का, उसमें क्या होता है, बोले मन को सोखता है, तन को पीसता है। देखिए ये कैसी है, यथार्थ बात है। आप किसी भी व्यक्ति की आप दिनचर्या को आप देख लीजिए, तो इस जो आज का युग जो बन चुका है उसमें खुद के लिए समय नहीं है, किसी के लिए भी समय नहीं है, दिन रात बस भागम भाग लगी हुई है ना। और दिन रात जो चक्र चल रहा है वो किसका चल रहा है, बोले ये यहाँ पर जो नई नई चीज़ें ये दिख रही हैं, ये गाड़ी जा रही है, वो गाड़ी जा रही है, ये मशीनरी चल रही है, एक तरह से ये जो चक्र है वो किसको इंगित कर रहे हैं, ये जो हमारी मशीनरी जितनी भी चलती हैं, देखिएगा सभी किसी ना किसी चक्र से ही चलती हैं, है ना, किसी ना किसी पहिए से ही चलती हैं। और उनसे क्यों ये जीवन हमारा खराब हुआ है, अब उन्होंने ये सब चीज़ें बताई, उनका भयानक रूप बताया कि भाई ऐसा चक्र है और ऐसा लगता है कि ये भयानक दांतों से ऐसा ना हो कि जीवन का, मानव का ही विनाश हो जाए, ऐसा ना हो। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि शुचि पर्यावरण, इसीलिए वो कह रहे हैं कि पर्यावरण हमारा कैसा हो, शुद्ध होना चाहिए, हमारा शुचि पर्यावरण,
लास्ट में वो यही बात कह देते हैं, इतनी सारी चीजें उन्होंने बता के क्या कहा कि शुचि पर्यावरणम, यानी पर्यावरण हमारा शुद्ध हो, ये कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके आगे अब जब हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलें, उसके पहले हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई आपके ये हमने अर्थ समझ लिया, अन्वय करना बता दें कैसे किया। बोले अत्र दुर्वहम, जो शब्द दो दो तीन तीन चीजों से मिलकर बने हैं तो उनको हमें क्या करना है, अलग अलग करके लिखना ही अन्वय होता है, और उसको सही क्रम में लिखना। ठीक है, कैसे? तो बोले अत्र यानी यहाँ, जीवितम, अत्र जीवितम जातम, यहाँ जीना हो गया है कठिन, तो उन्होंने कहा अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। प्रकृति एव शरणम, प्रकृति एव शरणम। ठीक है, अन्वय में क्या किया कि हमने पहले ये अत्र जीवितम, यहाँ जीवन, बोले दुर्वह जातम, कठिन हो गया है, प्रकृति ही शरण है, और फिर लिख दिया हमने शुचि पर्यावरणम। ठीक है, ये अन्वय हो गया। अब इसके बाद हमने क्या कहा, महानगर मध्य, ठीक है, महानगर के बीच में, इसमें हमारा क्या है, विभक्ति लगी हुई है, इसलिए इसको हमने अलग नहीं तोड़ा। बोले अनिशम, यहाँ पे देखिए चलने और निशम में यहाँ पे संधि हुई थी, इसलिए इसको अलग तोड़ा। तो क्या कहा, अनिशम चलत। ठीक है, चलद में से अनिशम अलग लिख दिया। कालाय से चक्रम, लोहे का जो चक्र है, बोले कैसा, बोले मनः, बोले मन को, शोषयत, तो शोषयत, तनुः पेशयत, तन को पीसता है, यदा, सदा, बोले ये गलत लिखा हुआ है, सदा वक्रम भ्रमति, सदा कैसा, बोले सदा वक्रम भ्रमति, सदा टेढ़ा घूमता है। तो घूमता शब्द बाद में बताएंगे ना, क्रिया बाद में बताएंगे, इसीलिए अन्वय में क्या करते हैं, जो क्रिया होती है उसको बाद में लिखा। क्या कहा उन्होंने कि मन को शोषण करता है, मन को सोखता है, तन को पीसता है, सदा टेढ़ा चलता है, सदा वक्रम भ्रमति। फिर क्या कहा, अब यहां तक हो गया, यहां रुक गए। फिर इसके बाद आए अमुना, अमुना दुर्दांतय, इसके, अमुना यानी इसके, बोले दुर्दांतय भयानक, अभी हमने कहा था कि दुर्दांतय है, और यहाँ पे देखिए अभी हम बताएंगे आपको कि इसमें कौन सी अपनी विसर्ग संधि चल रही है। तो बोले यहाँ पे दशनय है अमुना, ठीक है, दशनय भयानक दांत, बोले जन ग्रसनम, जन का ग्रसन ना करें। अब बोले ना करें तो क्या, बोले ना एव स्यात्, ना ही हो। तो इसमें से देखिए स्यान नैव कैसे बना बता दें आपको। बोले स्यान, यहां तक देखिए, ना इधर क्या बना, हमारी अनुनासिक संधि से क्या हो गया, स्यात्, फिर इसमें ना और एव। तो स्यात् से ना, इधर अनुस्वार संधि जो हमारी होती है, अनुनासिक संधि जो होती है, वो क्या कहती है कि किसी भी वर्ण के अक्षर के बाद में अगर कोई सा अनुनासिक वर्ण आ जाए तो वो भी उसी का रूप आधा बन जाता है। वो तो बोले ये हो गया स्यान, ना इधर था ही, और इसका आ इससे के ए से मिला, और आ और ए से मिलकर आई की मात्रा बनती है वृद्धि रेची से, तो हो गया आई, और ये हो गया व। तो हमारा इसमें तीन अक्षर बने, बोले ना एव स्यात्, ना ही हो। ठीक है, तो यहां से ये हमने इसमें तोड़ दिया। ठीक है, तो लिख दिया यहाँ पे ना एव स्यात्, ये हमारा अन्वय हो गया। अर्थ लिखने को आएगा तो क्या लिखेंगे आप, बोले यहाँ जीवन कठिन हो गया है, वही हो गया। प्रकृति ही शरण है, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, शुचि पर्यावरण, पर्यावरण हमारा कैसा हो, बोले शुद्ध हो। महानगरों में दिन रात चलता हुआ जो लोहे का पहिया है, बोले कालाय चक्रम, कालाय जो चक्रम है यानी लोहे का जो पहिया है, वो क्या करता है, बोले मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ सदा टेढ़ा घूमता है। इन भयानक दांतों से क्या हो, इन भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं हो। ये इसका अर्थ हो गया। अच्छा चलिए, यहां तक अपन को समझ में आ गया। अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, इस पैराग्राफ से संबंधित, इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो देखिए। अब इसमें जो शब्द आए थे उनका संधि विग्रह भी आ जाएगा, है ना। कह देंगे इनका संधि बता दीजिए, इसका संधि विग्रह करके लिख दीजिए, कि लिख देंगे दुर्वहम, इसमें हमारी है कौन सी, विसर्ग संधि। पढ़ाई है अपन ने, सारी संधियां पढ़ी हुई हैं। तो दुर्वहम रत्व संधि में कैसे बनता है, बोले दुह
जब विसर्ग के बाद कोई अक्षर आता है तो उसके कोई भी हमारा व्यंजन वर्ण आता है तो क्या बन जाता है, बोले जो विसर्ग होता है बोले वो रा में परिवर्तित हो जाता है। तो दुर्वहम इसका संधि विच्छेद हुआ और ये अगर संधि बनाने के लिए आए तो क्या कहेंगे, दुर्वहम बना हमारा दुर्वहम। तो अब ऐसे ही हमारा पर्यावरण शब्द वो दे सकते हैं कि पर्यावरण का संधि विच्छेद करके लिखिए, तो क्या लिखेंगे आप, परिआवरणम। ठीक है, ऐसे ही आप लिखेंगे बोले कालाय सचक्रम, तो कहेंगे काल आयस चक्रम। काल, काल जो है काल शब्द अलग देख देंगे, आयस का अर्थ क्या होता है हमारा लोहा, और बोले चक्रम। ठीक है, काल आयस चक्रम, समय का, समय के अनुसार जो लोहे का चक्र चल रहा है उसको समय और लोहे का चक्र, ये समझ लीजिए कि उस इस समय और लोहे के चक्र के साथ का अर्थ बताना चाह रहे हैं कि इस समय जो चक्र चल रहा है और जो लोहे का चक्र साथ में चल रहा है उसको उन्होंने, इस कवि ने बताया है। ऐसे ही अब ये देखिए, ये शब्द दे सकते हैं वो कि दुर्दान तई दशनई अमुना, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, बोले दुह शब्द अलग निकालेंगे। दुह में दांतई ही यानी भयानक, फिर उसमें विसर्ग लगाए। देखिए जहां जहां पर ये रा शब्द है ना, समझ लीजिए इसके पहले हमारा विसर्ग आना ही है। जब भी इसको आप तोड़ रहे हैं, जब इसका विच्छेद कर रहे हैं, अगर ऐसा ये शब्द वो आ जाए और वो कहें कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या करेंगे आप कि जहां जहां पे विच्छेद करना, अब हम आपको बता दें कि जैसे दो शब्द लिखा उसके बाद आधा रा ऊपर है, अगले शब्द के ऊपर रा है और आपको पता है कि इसमें क्या संधि हुई है, तो कैसे आप उसको विच्छेद करेंगे कि जो रा है रा हट जाएगा और उसकी जगह पे आप लगा देंगे विसर्ग। देखिए लगा दिया, फिर क्या बचा, दांतई बचा, दांतई शब्द लगा। अब ये जो रा है, रा फिर हमारा बदल के क्या बन जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। रत्व संधि हमने जो पढ़ाई है उसमें। अब क्या बचा हमारा, दशनई, बोले दशनऊ अमुना, फिर यहाँ पे दशनई नहीं, दशनई होगा अकेला, औ की मात्रा नहीं आएगी, दशनई। और यहाँ पे जो फिर जी रा लिखा हुआ है, बोले रा के स्थान पे भी हमारे क्या आ जाएंगे, बोले विसर्ग आ जाएंगे। और अमुना अब कैसे आया, बोले यहाँ पे आधे आधे रा थे, इधर रा पूरा कैसे आया, बोले जो अमुना शब्द था जब इसको मिलाया तो क्या था, ये जो आधा विसर्ग की जगह पे जो आधा रा बना था ना, उस आधे रा में ये आ मिल गया था, इसीलिए क्या बन गया था, नैर मुना। तो रा पूरा किसने किया था, इस आ ने किया था। तो जैसे ही रा हमारा विसर्ग में परिवर्तित हुआ तो उसमें से आ अलग हो गया और अमुना हमने अलग बना दिया, तो ये विग्रह ऐसे हो गया। इसी प्रकार से प्रकृति रेव, तो प्रकृति ही, तो देखिए रा शब्द आ गया ना, तो क्या रा बन गया हमारा विसर्ग और एव शब्द हमने अलग निकाल दिया। ठीक है, ये तो क्या बन गया, प्रकृति ही एव। अगर इसी का संधि करना आ जाए कि प्रकृति ही एव का संधि क्या बनेगी, तो वो बनेगी प्रकृति रेव, क्योंकि जो विसर्ग होगा वो रा में परिवर्तित हो जाता है रत्व संधि से। फिर कहते हैं चलद निशम, तो चलत अनिशम। ठीक है, यहाँ पे कौन सी हुई है, बोले जशत्व संधि हुई है। ता का क्या बन गया, बोले दा बन गया, तृतीय वर्ण, पहला वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो गया। झलाम जशंते हमने आपको पढ़ाई है। ऐसे ही हो गया पेशयत भ्रमति, तो ता दा में परिवर्तित हो गया। ये भी किससे हुआ, जहां पे तीसरा वर्ण पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित हो, वहां पर अगर कोई पूछ ले, अगर नाम भी पूछ ले ना, बोले कौन सी है, पहले तो ये देखिएगा कि अगर सिर्फ स्वर व्यंजन विसर्ग, देखिए पूछने वाला कैसे भी कह सकता है, बोले प्रेषयत भ्रमति लिख दिया और कह दें कि इसमें बताइए कौन सी संधि है, तो अपन को क्या देखना है, बोले यहाँ पे अगर व्यंजन वर्ण का मेल हो रहा है तो पहला ऑप्शन वो क्या रख सकते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग, कौन सी है, तो हम कहेंगे यहाँ व्यंजन का मेल हो रहा है। व्यंजन का मेल हो रहा है तो समझ लीजिए यहाँ पे व्यंजन संधि है। जहां पर विसर्ग का मेल हो रहा है वो विसर्ग संधि है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वर संधि आ गई। कैसे, बोले इसके ला के आ से और आ का मेल हो रहा है, आधा ला नहीं है, आधा ला होता तो हम कहते थे व्यंजन है, नहीं, यहाँ पे पूरा ला है, यानी इसके अंदर आ छुपा हुआ है, तो अ और आ का मेल हुआ तो क्या बन गया हमारा, काला है। काला शब्द, देखिए ल शब्द बड़ा आ बन गया, दीर्घ संधि बन गई इसमें। ऐसे ही अब देखिए ता और भ्रा मिला, व्यंजन संधि। ऐसे ही अब देखिए इसमें से भी तीन अक्षर अलग कर दिए, तीन शब्दों को अलग कर दिया, बोले स्यात न एव। ठीक है, पहले भी हमने इस चीज को बताया कि कैसे। तो ये संधि विग्रह भी हम आपसे बार बार ये चीज कह रहे हैं कि आप भाई पेन कॉपी लेके रखिए, एक पैराग्राफ पढ़ा और उसमें आने वाले संधियों को वहीं के वहीं लिख लीजिए, सामने लिख लीजिए, बोले कौन सी है ये, विसर्ग संधि, ये कौन सी है हमारी,
पर्यावरण, पर्यावरण कौन सी, इको यणची यण संधि। हम तो आपको इनके नाम भी बता देते हैं कि ये हमारी विसर्ग संधि हो गई, ठीक है। विसर्ग संधि में भी कौन सी हुई, जहां पे रा बनना है ना, तो ये कौन सी हुई, रत्तु हो गई। ये हमारी कौन सी हो गई, यण, यण स्वर संधि, स्वर संधि, ठीक है, यण स्वर संधि। फिर इसके बाद आई कौन सी हमारी, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। यहां पर आ रही है हमारी कौन सी, बोलिए यहां पर आ रही है विसर्ग संधि, तो ये हमारी हो गई कौन सी, विसर्ग संधि। यहां पर कौन सी है, यहां पर भी विसर्ग है हमारी, ठीक है। यहां पर है हमारी व्यंजन, इन दोनों में कौन सी है हमारी, व्यंजन संधि। यहां पर भी व्यंजन संधि है, और जिसमें व्यंजन संधि भी कौन सी है, जशत्व वाली, ठीक है। और यहाँ पे त क्या बन गया हमारा, न बन गया, यानी अनुनासिक है तो व्यंजन, और उसमें भी पार्ट कौन सा है, अनुनासिक, ठीक है। तो ये हमने आपको जो पैराग्राफ हमने पढ़ा था, एक पद्य पढ़ा था, उसकी संधि भी बता दी कि उन शब्दों में कहाँ कहाँ कौन कौन सी संधियां हुई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसमें प्रयोग होने वाले समास और उनमें से कौन सी विलोम शब्द पूछे जा सकते हैं वो, और उसमें जो अव्यय पद प्रयोग हुए हैं उनको भी हम बताएंगे। तो नेक्स्ट, तो जैसा कि देखिए हमने पहला पैराग्राफ लास्ट वीडियो में शुरू किया, उसका हमने अन्वय किया, उसका अनुवाद भी किया, और उसमें आने वाले शब्दों के हमने आपको इस प्रकार से संधि विच्छेद और उसके सामने उनके नाम भी हमने आपको बताए। तो अब और हम जो आज इस वाले वीडियो में करने जा रहे हैं वो क्या है कि हम अपना समास, जो शब्द दिए हुए हैं हमारे उस पैराग्राफ के उस पद्यांश के अंतर्गत जो शब्द आए हैं, उनमें कुछ सामासिक पद भी हैं, है ना, कि समास भी बताया गया है। तो कौन सा समास है, या इसके समास विच्छेद भी, समास विग्रह, संधि का विच्छेद आता है, समास का विग्रह करना आता है, तो वो आप कैसे करेंगे उनको भी अपन बताते जा रहे हैं। कि कहीं से भी एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, हमें एक एक चीज़ हम अपन सब चीजें सीखते हुए चलेंगे। तो जैसे देखिए ये पद दिए हुए हैं और उसके समास विग्रह अपन को करना है। तो क्या कह रहे हैं, बोले सूचि पर्यावरणम, सूचि पर्यावरणम का हम जैसे समास विग्रह करेंगे तो ये हमारा कौन सा आता है, बोले सूचि यानी शुद्ध पर्यावरण। अब कैसे, बोले पर्यावरण की विशेषता, बोले यहाँ क्या बता रहे हैं, बोले सूचि यानी शुद्ध। तो जहां पर एक चीज की दूसरी चीज, एक शब्द दूसरी वस्तु का विशेषता बताए, वहां कौन सा हमारा समास होता है, बोले कर्मधारय समास होता है, ठीक है। एक जो पहला पद होता है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है, ये हमने कर्मधारय में पढ़ा हुआ है। तो जब इसका अब हम विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, सूचि च, सूचि शुद्ध, और तत् यानी उसका कैसा हो, बोले पर्यावरणम, ये इसका विग्रह बन जाएगा। समास पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कर्मधारय समास, ठीक है। ऐसे ही पर्यावरणम, तो परितः आवृणोति इति, तो ये हमारा कौन सा हो गया, बोले उपपद तत्पुरुष समास, ठीक है, जिसमें इति शब्द से हम क्या करते हैं, उसका अंत करते हैं। तो इसका परि शब्द हो गया परितः यानी चारों तरफ का, आवृणोति आवरण, आवरणो इति बोले क्या हो गया, पर्यावरण। समास सामासिक पद है पर्यावरण, परिआवरण, परि यानी चारों तरफ, अव्ययी भाव समास भी बनता है, लेकिन बोले परितः यानी चारों तरफ की बात बता रहे हैं। तो अभितः परितः समय बोले द्वितीय विभक्ति में आते हैं जो विभक्तियां जहाँ पढ़ाई हैं वहाँ पर ये हमने आपको चीज़ें बताई हैं सारी, कि जो परितः शब्द होता है वो किस विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में चलता है ना। अब जहाँ पे विभक्ति की बात हो गई तो वहाँ पे हमारा तत्पुरुष में ही विभक्तियां बताई जाती हैं। बाकी हमारा जो अव्ययी भाव होता है उसमें क्या हो जाता है, अव्ययी भाव में तो सारा पद हमारा कैसा अव्यय बन जाता है। लेकिन अगर इसका विच्छेद यानी विग्रह जब करेंगे तो परि शब्द बन जाएगा परितः, चारों तरफ को परि शब्द को क्या कहते हैं, परितः। आवरणम तो क्या कहते हैं, आवरणो इति, और इति शब्द से हमने उसका अंत किया, और इसमें कौन सा समास है हमारा, उपपद तत्पुरुष समास। ऐसे ही महानगर मध्य, महानगरम, महानगराणाम मध्य, महानगरों के बीच में, तो इसमें महानगराणाम, इसमें संधि विच्छेद की कौन सी, षष्ठी। बोले कैसे, अगर इसको हम पढ़ें तो क्या कहेंगे, महानगरों के मध्य में। तो दो चीजें आ रही हैं, इसमें के आ रहा है और में आ रहा है। के शब्द बता रहा है कि षष्ठी विभक्ति इसमें लगी हुई है, तो
जब इसको अलग किया तो क्या इसका अर्थ क्या निकला, बोले महानगर के मध्य में। तो के शब्द के लिए हमने महानगर में क्या लगा दिया, षष्ठी विभक्ति महानगराणाम, ठीक है। और मध्य बीच में शब्द बताना है तो बोले सप्तमी है, लेकिन जो विभक्ति हम देखते हैं तत्पुरुष में वो पहले पद की देखते हैं, तो क्या हुआ, बोले षष्ठी तत्पुरुष समास, इसमें षष्ठी विभक्ति प्रयोग की गई है। फिर कहते हैं अनिशम, तो न निशम दो, तो न शब्द दिखाता है तो बोले नैश तत्पुरुष समास। हमने आपको बताया था कि न शब्द जहाँ पर होता है वहाँ पर हमारा नए तत्पुरुष समास होता है, तो इसको अलग किया तो आ जो शब्द है वो ना को यानी नकारात्मकता को बताता है, तो क्या बना, बोले अनिशम। तो विग्रह कीजिए तो आ शब्द क्या बन गया, न। कभी कहीं कहीं पर पद में आ शब्द लगने से उसका नकारात्मक रूप बन जाता है, ठीक है। सत्य असत्य बना, कैसे, सत्य हुआ यानी सच, और ना लगा दिया तो वही अर्थ क्या बन गया, उसका विपरीत झूठ, यानी ना सत्य, यानी ये इसमें सत्य नहीं है। नकारात्मकता किससे आ गई, बोले आ से, तो आ शब्द से जिसमें क्या आ जाती है, हमारी नकारात्मकता हो जाती है, ना शब्द किसी में जोड़ के उसको नकारात्मक बना दे, उसमें नए तत्पुरुष समास होता है। तो न निशम आ सकता है, ये उसमें पूछ सकते हैं कि अनिशम में बताइए कौन सा समास है, या इसका विग्रह कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आ को बना देंगे न और लिख देंगे निशम और कह देंगे नए तत्पुरुष समास। ऐसे ही काला कालाय काल आयस चक्रम, तो काल कालाय स्य चक्रम, किसका, कालायस्य, यानी कालाय जो शब्द था, आयस जो शब्द था उसमें यानी लोहे का, लोहे का, तो स्या शब्द लगाया, बोले चक्रम, चक्रम को अलग कर दिया, नहीं अलग नहीं लिखा है, अपन को अलग लिखना है इसमें, ठीक है। तो कालाय कालायस्य चक्रम, काल का चक्र, लोहे का चक्र, लोहे का चक्र, तो यहाँ अलग अलग कर दिया। तो कौन सा है, बोले काकी के का अर्थ बता रहे हैं, स्या शब्द षष्ठी विभक्ति का बता रहे हैं, तो षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें। फिर क्या कहा, दुर्दांत ही दशनई, तो बोले दुर्दांत दशनई, ठीक है। यहाँ पे क्या थे, विसर्ग थे दोनों में, तो बीच का क्या बना दिया हमने, बीच का विसर्ग हटा दिया और कह दिया दुर्दांत दशनई। ये कौन सा हो गया, कर्मधारय समास, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, जन ग्रसनम, तो जनानाम ग्रसनम, जनों को ग्रसन करे, बोले जन ग्रसनम, जन को यानी लोगों को, का शब्द आ रहा था है ना, लोगों का ग्रसन करना, बोले लोगों का ग्रसन ना कर ले, ऐसा ही कहा था उसमें। तो का शब्द जो कह रहा था, तो का शब्द का अर्थ षष्ठी विभक्ति से निकलता है, और जन शब्द एक के लिए जनस्य कहते, दो होते तो हम जनयोह कहते, लेकिन लोग बहुत सारे लोगों की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या बहुवचन का रूप लगा दिया, जनानाम ग्रसनम, तो ये हमारा षष्ठी विभक्ति से इसको अलग किया तो ये बन गया षष्ठी तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से ये जो हमारे पहले पैराग्राफ में जो शब्द आए हैं उनके समास विग्रह भी आपके आ सकते हैं, तो आप इस प्रकार से उनके समास विग्रह करेंगे और उनके समास के आप इस प्रकार से नाम लिख देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आप ये हो सकता है कि कई बच्चे कहें कि मैम इस चीज़ को आप इतना जल्दी क्यों बता रहे हैं, वो इसीलिए कि ग्रामर पढ़ाने का हमारा कारण यही था कि जब अब हम अपने पाठों पर पहुंचेंगे ना, तो वहाँ पर अब हम एक एक चीज़ को अपन को पीछे से नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि अपन वहाँ पर सारी चीज़ें समाज समझ लिया है, हमने विभक्ति समझ ली है, संधि समझ ली है, एक एक चीज़ अपन समझ के आ गए हैं, ठीक है ना। भले ही उसमें कर्मधारय आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने आपको कर्मधारय भी बताया, नए तत्पुरुष समास भी बताया, हर एक चीज़ बताई, बहुब्रीय बताया, द्वंद्व बताया, सारे समास पढ़ाए। ऐसे ही कुछ शब्द दे सकते हैं कि इनमें से प्रकृति और प्रत्यय अलग लीजिए। कुछ शब्द ऐसे बने हुए हैं जिनमें प्रत्यय जुड़े हुए हैं, तो बोले कौन कौन से जुड़े हुए हैं, तो बोले यहाँ पे जीवितम, जीवितम में हमारा जीव शब्द में इक्त प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या बनता है, ता शेष रह जाता है। इक्तवतु प्रत्यय हमने आपको सिखाए हैं, तो इक्त प्रत्यय में ता शेष रह जाता है, तो जीव शब्द में जीवित बन गया। जीव शब्द क्या बना, जीवित, लेकिन नपुंसकलिंग है इसलिए फलम की तरह रूप बना दिया जीवितम, ठीक है। किसी पुल्लिंग के लिए होता तो कहते थे जीवितः, स्त्रीलिंग के लिए बनाते तो कहते जीविता, लेकिन यहाँ पे नपुंसकलिंग यानी सबकी बात हो रही है ना, तो इसीलिए जीवितम शब्द नपुंसकलिंग बनाया। ऐसे ही जन शब्द में इक्त प्रत्यय हो गया, जन मतलब होना, और क्या बन गया, जातम,
ना शब्द क्या बन गया, ता शेष रह गया। हलंतम से इसकी भी इत संज्ञा हो जाती है, मतलब एक सूत्र होता है जिसमें जैसे जन इसका मूल शब्द था, उसमें से ना का लोप हो गया, हलंत वाले शब्द का लोप हो जाता है, तो ना का लोप हो गया, इसमें इसका ता बन गया और इसकी क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो ज बन गया जा और त बन गया, और ये कौन सा, नपुंसक लिंग में बन गया, तो क्या बन गया, जातम। ठीक है, तो अगर ये अलग करने को आ जाए तो वो ऐसे भी दे सकते हैं कि जात शब्द दे दें और इक्त प्रत्यय दे दें, या जा शब्द दे देते और इक्त प्रत्यय दे देते। तो हमें क्या करना है, बोले सही क्या लिखना है, जन और इक्त प्रत्यय, प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है। ऐसे ही चलत शब्द में से, चल शब्द में से शर्तरी प्रत्यय हो जाएगा। जो शर्तरी और सानच होते हैं, कृति जो हमारी क्रियाएं होती हैं उनमें लगाए जाते हैं। ठीक है, क्रिया धातु रूपों में लगाए जाते हैं। तो चल शब्द हमारा कैसा हो गया, धातु हो गई, चलना हो गई, उसमें शर्तरी प्रत्यय लगा, उसमें से ता शेष रह जाता है, तो शर्तरी से बना क्या बना हमारा, चलत। ऐसे ही पेश यद यानी पेश और ये शर्तरी प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, ई की ए मात्रा लग गई, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर दीर्घ हो गया, सॉरी यहाँ पे वृद्धि हो गई मात्रा में, और क्या बन गया, शर्तरी का शा लोप हो जाता है, शर्तरी प्रत्यय का भी ता शेष रह जाता है, लेकिन ये धातुओं में लगते हैं। ठीक है, तो धातुओं में लगने वाले, अगर धातुओं में आपको ता शब्द दिखे, जैसे पेश, चलत, पेशियत, शोषयत, ये भी अगर देखें तो जब तक संधि नहीं हुई तब तक ये पेशियत शब्द आएगा, लेकिन जब इसमें संधि हो जाएगी तो इसीलिए वो ता का दा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने आपको प्रकृति और प्रत्यय बता दिए, कैसे कि चल धातु में शर्तरी प्रत्यय लगा तो इसीलिए बन गया चलत। पेशियत कैसे बना, पिश धातु में यानी पीसने की धातु में शर्तरी प्रत्यय लगा दिया, जिसका अर्थ बन गया, जिसका मूल रूप बन गया पेशियत। ऐसे ही शोषयत, शुष धातु में शर्तरी प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, शोषयत। ठीक है, तो ये प्रकृति प्रत्यय बता दिए किन शब्दों में आए हैं, लिखते जाइए, नोट करते जाइए इनको। ठीक है, अब आगे बढ़े तो कुछ अव्यय पद भी आए हुए हैं। वो कौन से आए हैं, एक अत्र आया है, शुरू स्टार्टिंग में ही देखना, पहले दुर्वहम अत्र, दुर्वहमत्र लिखा हुआ है तो दुर्वहम अत्र अलग कर दीजिए, तो अत्र शब्द आया है अव्यय पद, जिसका अर्थ क्या होता है, यहाँ। सदा यानी निरंतर, हमेशा। एव का अर्थ होता है ही, अर्थ हमने अव्यय पद भी पढ़ाए हुए हैं आपको, सदा का अर्थ होता है हमेशा और एव का अर्थ होता है ही। वाक्यों में वाक्य दे सकते हैं, वो कहेंगे इसमें से आप अत्र बताइए अव्यय पद कौन सा है, तो अत्र भारती शांति भवेत, तो कौन सा हो गया, बोले अत्र। यहाँ पर क्या है हमारा, अव्यय पद है। ऐसे ही सदा सत्यमेव जयते, सत्य की जय होती है। सत्यम देखिए, स्वम एव मम बंधु अस्ति, स्वम यानी मैं ही मम बंधु अस्ति। ठीक है, मैं ही उनका भाई हूँ, तो ही शब्द आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे वाक्यों में हम प्रयोग भी कर सकते हैं अगर आ गए तो, लेकिन आएंगे तो क्या होगा, लाइन दे देंगे, कोई भी एक छोटी सी लाइन होगी, उसमें से पूछ लेंगे इसमें से आप अव्यय छांटिए। तो अव्यय भी आपको साथ साथ में पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से अव्यय शब्द होते हैं, जैसे अत्र हो गया, सदा हो गया, एव हो गया, ये हमारे अव्यय। अव्यय क्या होते हैं, जो खर्च ना हो, अव्यय जो व्यय नहीं हो, जिनका खर्च नहीं हो, मतलब जो किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में, किसी भी रूप में, किसी भी काल में वैसा ही रहे। यहाँ शब्द हर एक के लिए यहाँ रहेगा, ही शब्द, एव शब्द हर एक के लिए एक ही रहेगा, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या नपुंसक लिंग हो, भूतकाल हो, भविष्य काल हो या वर्तमान काल हो, ही शब्द नहीं बदलेगा, यहाँ शब्द नहीं बदलेगा, सदा शब्द नहीं बदलेगा, तो इन्हीं शब्दों को अव्यय कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने ये अव्यय पद हो गए। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि मैम यहाँ पर डाउट रह गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं, कुछ विपर्याय शब्द भी आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, जैसे दुर्वहम शब्द लिखा हुआ है और वो कहने हैं उसका उल्टा शब्द बताइए, तो दुर शब्द का क्या बन जाएगा, सुवहम। वैसे भी दुर जो शब्द है वो दुर शब्द बना कैसे है, दुह शब्द से, तो दुह कहीं पे होना हो, जैसे कहते हैं ना दुख, और उसका उल्टा हो जाता है सुख, ऐसे ही दुर्वहम तो क्या हो गया, सुवहम, उसका विपरीत हो गया। शुचि का हो जाएगा अशुचि, शुचि के यहाँ पे शुद्धम भी लिख सकते थे, अगर शुद्धम शब्द होता हमारा तो उसका हो जाता उल्टा अशुद्धम। ठीक है, ऐसे ही सदा यानी हमेशा,
कदाचित यानी कभी, कभी कभी कहते हैं ना हमेशा ऐसा होता है वो, लेकिन कभी कहते हैं कभी कभी, तो सदा का विलोम हो गया कदाचित। ऐसे ही हमारा जीवितम तो अजीवितम या मृतम, ठीक है। वक्रम यानी टेढ़ा तो अवक्रम यानी कैसा हो गया, सीधा। दुर्दांतई, दुर्दांतई यानी भयानक, तो उसी का अर्थ हो गया सरल, सरल, शांत, ठीक है। तो ये हमारे कौन से हो गए, कुछ विलोम शब्द भी उनमें आ सकते हैं, तो उन्हें भी अपन ने पढ़ा लिया। न्यू पैटर्न के हिसाब से अपन चल रहे हैं, क्योंकि उसमें ये व्याकरण संबंधित चीज़ें एक पैराग्राफ दे देते हैं, उसी से संबंधित हमारे क्या हो जाता है, अपना एक वाक्य का प्रश्न उत्तर आ जाएंगे, आपके एक पदीन उत्तर आ जाएंगे, और कुछ प्रश्न किसके, इनके आधार पर भाषिक कार्य के नाम से आ जाएंगे। भाषिक कार्य में यानी आपकी ग्रामर से संबंधित, आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है पहला पैराग्राफ। तो अब हम अपना दूसरा पैराग्राफ भी शुरू करते हैं। उसकी बाकी जो ग्रामर थी उसको हमने समझा दिया। पहला पैराग्राफ हमारा पूरा हो गया, पहला पद्यांश पूरा हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पद्यांश की ओर, जिसमें क्या लिखा है पहले उसी जैसे पढ़ेंगे, हम सभी को अलग अलग कर कर पढ़ेंगे, हर एक का अर्थ समझेंगे, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, कज्जल मलिनम धूमम, कज्जल मलिनम धूमम मुंचित शत शकटियानम। अब जब कि उनने क्या बताया था कि कैसा, बोले लोहे का पहिया निरंतर घूमता रहता है और इससे क्या होता है, बोले हमारा मन सूखता है, तन को पीसता है, पीसता हुआ निरंतर घूमता रहता है, और ऐसा लगता है ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, स्यात ना एव, ऐसा ना हो कि जो पहिए में घूमते हुए मन शरीर को पीसते हुए मानव का विनाश ना हो, ठीक है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि बोले प्रकृति शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण की ओर चलें, प्रकृति एव शरणम, प्रकृति की ही शरण में जाएं और शुचि पर्यावरण हमारा शुद्ध पर्यावरण हो। अब कैसे पर्यावरण खराब हो रहा है, उनने जो कहा है ना कि जीवन कठिन है, तो कैसे जीवन कठिन है, क्या कर रहा है वो लोहे का पहिया, क्या कर रहा है, तो क्या कह रहे हैं, बोले कज्जल यानी काजल से भी मैला, कज्जल मलिनम काजल से भी मैला, काजल से भी मलिन, धूमम धुआं, मुंचित छोड़ते रहते हैं, मुंच यानी छोड़ते रहते हैं, शत यानी सैकड़ों, शत यानी 100, शत जो शब्द आता है 100 के लिए होते हैं, शकटी यानम कैसे हजारों, शत शकटी यानी हजारों सैकड़ों, यान जो चल रही हैं, हमारे वाहन जो चल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, बोले कज्जल मलिनम काजल से भी मलिन धुआं मुंचित करते हैं। तो देखिए उसका हमने अन्वय कैसे किया, शत शकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, शत शक्ति यानम यानी हजारों सैकड़ों जो हमारे वाहन हैं, यान हैं, वो क्या करते हैं, बोले कज्जल मलिनम काले धुएं से भी ज्यादा धूम्र क्या करते हैं, मुंचित करते हैं, धुआं छोड़ते हैं। फिर कहते हैं वाष्पयान माला, वाष्पयान माला किसको कहते हैं, वाष्प क्या होता है, भाप, भाप से चलने वाला यान, यान किसको कहते हैं, जो हमारा वाहन चलता है। भाप से कौन सा वाहन चलता है बताइए, जो हमारी रेलगाड़ी है, ट्रेन है, वो कैसे, हमारी रेलगाड़ी और ट्रेन हमारी पहले भाप से ही चलना शुरू हुई थी, है ना। अब इलेक्ट्रिक अब शुरू हुई है, लेकिन पहले अगर देखें जब इसका आविष्कार हुआ था 1856 से, वहाँ तब हमारी किससे, बोले कोयले की जब भाप जो होती थी, भाप के इंजन बनते थे और उस भाप से वो इंजन चलते थे। तो वो क्या कह रहे हैं, वाष्पयान माला, तो वाष्पयान अब केवल एक गाड़ी की बात नहीं कह रहे हैं, एक रेलगाड़ी की बात नहीं कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, माला यानी एक के बाद एक आती चली जाती, वो क्या कहती है, संधावती, आती चली, वितरंती ध्वानम, निरंतर संधावती, एक साथ में क्या करती, माला एक साथ में बोले दौड़ती हुई चली जाती है, और क्या वितरंती बिखेरती है, क्या ध्वानम यानी ध्वनि को, इसकी रेलगाड़ी की आवाज, इसकी ध्वनि, उसकी ध्वनि, मतलब ऐसा लगता है कि एक माला जैसी चल रही है, वाष्पयान की माला, संधावित यानी दौड़ती हुई क्या करती रहती है, दौड़, निरंतर, संधावित यानी धाव यानी दौड़ना, साथ साथ में एक साथ दौड़ती हुई क्या करती हैं, ऐसा लगता है बस ध्वनि को छोड़ती जा रही हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में इन्हें बताया उसमें कि ध्वनि को निरंतर छोड़ती जा रही हैं, ऐसा लग रहा है। यानानाम पंक्तयो ह्यंता कठिनम संसरणम, यानानाम यानी
यानों के, याना नाम शब्द आ गया, याननों के, पंक्तियों से, पंक्तियों में, ह्यंता मतलब निकलना, बोले कठिनम संसरणम, वहां से निकलना तक मुश्किल हो गया है। पहले उन्होंने रेलगाड़ी के बारे में बताया, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो गया है, बोले याना नाम, यानों की जो पंक्तियां लगी हुई हैं, एक के बाद एक गाड़ी आती जा रही है। भाई सच में यही कंडीशन तो यही है, स्थिति तो यही है कि जो पैदल चलने वाले बेचारे लोगों को तो साइड में अभी ऐसे डर डर के चलते हैं कि पता नहीं कौन आके कर जाए है ना, कोई भरोसा नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो याना नाम यानी यानों की, वाहनों की जो पंक्ति बनी हुई है, जो कतार लगी हुई है, जो लाइन लगी हुई है, पंक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है, लाइन, कतार, कह रहे हैं जो लाइन लगी हुई है, पंक्ति की कतार लगी हुई है, बोले हंता नाम, चलना हम लोगों का, बोले कैसा, कठिनम संसरणम, कठिन हो गया है। यहाँ पर हमारा चलना, बोले कैसा हो गया है, मुश्किल हो गया है। तो ये चीज हमारी उन्होंने बता दी, इसलिए उन्हें पसंद नहीं है, और इसीलिए जो हमारे कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि शुचि पर्यावरणम, इसीलिए उन्होंने कहा शुचि पर्यावरणम, उन्हें तो शुद्ध पर्यावरण चाहिए, कि पर्यावरण शुद्ध हो। कैसे, अब इसका पहले अन्वय बताएंगे, कैसे बताया, बोले शतशक्ति यानम। अब यहाँ अन्वय का अर्थ देखिए, समझिए क्या होता है कि श्लोक में उसको ध्वनिबद्ध करने के लिए इनमें छंदों का प्रयोग होता है, और छंद में क्या होता है बताया, भाई मात्राओं के एक पैरामीटर होता है, एक ये मान लीजिए कि एक स्केल होता है कि उसमें इन मात्राओं को इधर होना चाहिए, कि एक आपका छंद का एक चरण बनना है तो उसके पहले चरण में कितनी मात्रा हो, दूसरी चरण में कितनी मात्रा हो, ठीक है। क्यों श्लोक में ऐसा है कि मुंचित पहले लिख दिया, बाद में शतशक्ति यानम बाद में लिख दिया, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई जो कवि जब रचना करता है तो उसको उस पैरामीटर के हिसाब से चलना रहता है। और जो अन्वय होता है, अन्वय का अर्थ होता है उसको सरल करके सीधा सीधा लिख देना, जो आगे पीछे चीजें लिखी हुई हैं, यानी कहीं क्रिया लिखी है, कहीं उसका करण लिखा हुआ है, कहीं उसका कर्ता लिखा हुआ है, उनको एक लाइन में पंक्तिबद्ध लिख देना, ये होता है अन्वय। और उनको अलग अलग करके लिख देना, जैसे इकट्ठा एक कोई शब्द लिखा है उसको अलग अलग तोड़कर सही लिख देना, सही क्रम में लिखना अन्वय हो जाता है। तो अन्वय कैसे करना है, कुल शतशक्ति यानम, जो सैकड़ों जो वाहन हैं, सैकड़ों जो मोटर कार है, क्या कहते हैं, बोले सैकड़ों मोटर कार कज्जल मलिनम, काला धुआं, काजल से भी काला, काजल से भी मैला धुआं मुंचित करती हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस क्रम में बोले हमने ये लिख दिया, ये अन्वय हो गया। अन्वय करना आ जाए तो घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसी में से लिखना है हमें। सामने जो हमारा श्लोक लिखा है उसी को हमें क्रमबद्ध तरीके से तोड़कर लिख देना है, ठीक है। अब क्या लिखा, बोले वाष्पयान माला संधावित वितरंती ध्वनम, ध्वनि को वाष्पयान माला निरंतर क्या करती हैं, दौड़ती हुई बिखेरती हैं। तो यही किया, बोले ध्वनि को बिखेरती हुई वाष्पयान माला दौड़ती रहती हैं, ध्वनि को बिखेरती हुई वाष्पयान माला कैसी होती है, बोले दौड़ती रहती हैं। अभी पहले उन्होंने क्या लिखा था कि पहले रेलगाड़ी दौड़ती हैं, जैसे अगर हिंदी में अगर अर्थ देखें तो क्या हुआ, बोले जो हमारी रेलगाड़ी है दौड़ती हैं बिखेरती हुई ध्वनि, ये हमारा क्या सही लग रहा है, क्रम सही नहीं लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ध्वनि बिखेरती हुई रेलगाड़ियां दौड़ती हैं, ये सही हुआ। तो इसीलिए देखिए यही हुआ, ध्वनि बिखेरती हुई वाष्पयान माला संधावित, ठीक है, ये अन्वय हो गया इसका। इस प्रकार से हमने उसको सही वाक्य के क्रम में लिख दिया। अब देखें, वही देखिए क्या लिखा, ही याना नाम, ठीक है, अनंता, देखिए ये लिखा है ना, पंक्त्या अनंता, ठीक है, अनंता, ह्या शब्द अलग लगा दिया, अनंता यानी अनेकों, याना नाम शब्द अलग कर लिया, अनंता शब्द यहाँ से अलग लिख दिया, ही शब्द अलग निकाल दिया। अब कह रहे हैं पंक्तियों शब्द अलग लिख दीजिए, संसरणम अलग लिख दिया, कठिनम अलग लिख दिया। अर्थ क्या निकला, कह रहे हैं कि ही, अब बाद में इसका ये अव्यय पद है, कहाँ आ रहा है, बोले यानों के अनंत, याना नाम यानी यानों के अनंत, बोले पंक्तियों से ही, बोले संसरणम कठिन, निकलना बोले क्या हो गया है, कठिन हो गया है। क्या हो गया, अनंत यानी अनेकों,
कोई अंत नहीं हो रहा है, कभी खत्म होती दिखती है आपको कि एक गाड़ी के बाद थोड़ा स्टॉप हो जाए कि 100 निकल गई अब रुक गया कुछ देर के लिए, ऐसा तो नहीं। अनंत चलती जा रही हैं, कोई गिनती नहीं हो रही है उनकी, इतनी अनंत गाड़ियां होती जा रही हैं, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि अनंत जो वाहन है ही, वाहन से ही बोले क्या, याना नाम अनंता, पहले याना नाम शब्द लिखा, यानों की अनंत पंक्तियों से बोले निकलना संसरणम कठिनम हो गया है, ये इसका अन्वय हो गया। ठीक है, तो कैसे, तो उन्हें जब कठिन हो गया है तो फिर वो क्या कह रहे हैं, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम यानी शुद्ध वातावरण हो। उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, ये तो किसी को भी नहीं चाहिए, सभी को लगता है नेचर वाली जगह पे जाएं और वहाँ पर रहें। जो कवि का आशय है वो अगर देखा जाए तो यथार्थ में सभी का मन होता है, लेकिन क्या करें, जनजीवन ऐसा हो गया है कि इन चीज़ों के बिना चल भी नहीं रहा, नहीं चल रहा ना, है ना। लेकिन कम से कम भाई प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने पर्यावरण रक्षा का यहाँ पर संदेश दिया है ना, कि हमें पर्यावरण रक्षा करना चाहिए। तो कहोगे मैम क्या करें, इसके लिए क्या कर सकते हैं, भाई हम कम से कम प्रयोग करें मोटर गाड़ियों का। तो क्या करें भाई, क्या पहले अगर मोटर गाड़ी नहीं थी तो क्या लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं थे। अब तो अगर सोचो घर से अगर मुश्किल से 100 कदम की दूरी पे भी अगर शॉप है ना तो उस पे भी के लिए भी गाड़ी उठाएंगे तभी जाएंगे। उतनी दूर तो अपन पैदल भी चल सकते हैं, अपना इतना तो श्रम अपन कर सकते हैं ना। तो वो यही आशय करते हैं कि भाई पर्यावरण रक्षा के लिए हम जो काम कर सकें वो हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका अन्वय। इसका अर्थ वही हुआ, देखिए सैकड़ों मोटर कार काजल सा मलिन धुआं छोड़ती हैं, कोलाहल बिखेरती हुई यानी ध्वनि को बिखेरती हुई रेलगाड़ी की पंक्ति दौड़ती हैं और गाड़ियों की अनंत पंक्तियों में चलना कठिन है। तो ये हमारा क्या हो गया, इस सेकंड पैराग्राफ का अर्थ हो गया। तो जैसा कि हमने अभी लास्ट वीडियो में अपना दूसरा ये वाला हमने अपना पैराग्राफ पद्यांश पूरा पढ़ लिया और उसमें भी हमने बताया था कि आपकी परीक्षा से संबंधित इसमें से जैसे जो कज्जल मलिनम लिखा है, धूमम लिखा है, मुंचति लिखा है, ये शब्द इनमें से बीच बीच में से कोई पद उठा के दे देंगे और कहेंगे इनका संधि विच्छेद कीजिए। जिन पदों में संधि हुई है, जिन पदों में संधि हुई है कह सकते हैं, उसमें आ सकता है क्वेश्चन कि इनका संधि विग्रह कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए हमने ये शब्द अलग अलग कर दिए कि जो संधि युक्त शब्द हैं उनको यहाँ पे हमने लिख दिया और उनका संधि विग्रह करके भी बता दिया। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे धूमम मुंचति लिखा हुआ है, तो धूमम मुंचति जो शब्द है अगर उसका विग्रह करें तो ये अनुनासिक संधि होती है और इसमें देखिए जो धूमम शब्द है जो अनुस्वार है वो उसके मूल रूप में आ गया धूमम। ये एक कैसा है, नपुंसकलिंग शब्द है। धूम्र शब्द जो होता है, धुआं जो शब्द है वो नपुंसकलिंग होता है, इसलिए उसका मूल रूप क्या बन गया, धूमम, और मुंचति अलग हो गया। इसका अगर संधि पद हुआ, मूल शब्द हुआ, अगर संधि मिला के बनाया हुआ पद कौन सा हुआ, बोले धूमम मुंचति। अर्थ एक ही तरह से बोला जाता है धूमम मुंचति, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि कई बार जो माँ जो होता है वो अनुस्वार में बदल जाता है और कई बार हम उसको माँ हलंत में ही लगाते हैं। तो इसका ये रीजन ये होता है कि जहाँ पर माँ जैसे लिखा हुआ है फलम, ठीक है, फलम शब्द लिखा हुआ है और इसके बाद अब आप देख लीजिए कि अगर कोई भी और आगे चीज ना लिखी हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा क्या है, बोले फलम शब्द लिखा हुआ हो, ठीक है, और बाकी फिर यहाँ तक इसके बाद कोई भी दूसरी चीज नहीं आ रही हो, तो इसका हमने आपको नियम बताया। तो क्या होता है, जो माँ शब्द वैसा का वैसा लिख देते हैं, लेकिन अगर उसके बाद यदि उसके बाद यानी ये जो माँ के बाद यदि कोई दूसरा वर्ण और आ रहा हो, है ना, कोई व्यंजन वर्ण आ रहा हो या स्वर वर्ण आ रहा हो, तब क्या हो, देखिए समाप्ति में तो किसी वर्ण की किसी भी शब्द की समाप्ति पर तो हम उसको क्या कर देते हैं, ऐसा कैसा लिख देते हैं। लेकिन अब जब इसको संग में मिलाया जा रहा है, संग में जब इसको मिलाया जा रहा है तो जो माँ शब्द है वो अनुस्वार की ध्वनि बता रहा है, ठीक है, अनुस्वार की ध्वनि बता रहा है, तो उसको हम माँ ना लिख के अगर हम इसको हलंत अनुस्वार में परिवर्तित ना करते तो इसका रूप कुछ इस प्रकार से बनता, धूमम मुंचति। तो ये जो माँ था वो अनुस्वार ना बन के आधा माँ रह गया, जो गलत है। तो कहते हैं कि अगर ये माँ हलंत हो जाए और यहाँ पर भी कोई कौन सा पंचम वर्ण हो, अनुनासिक वर्ण हो, तो ये हमारा किस में, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए ये धूमम शब्द हमारा संधि में बना धूमम मुंचति और विग्रह किया तो वो जो हमारा अनुस्वार था वो माँ में बदल गया, ठीक है, धूमम मुंचति।
अनुस्वार भी इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो माँ में बदलेगा ना में। देखिए जैसे ये लिखा हुआ आपके धूमम मुंचती, ये लिखा हुआ है, ठीक है, एक वर्ण लिखा हुआ है और आपको एक अनुनासिक जो संधि थी, अनुस्वार संधि थी, उसके बारे में बता दें कि अनुस्वार किस वर्ण में परिवर्तित होगा आगे जाके, वो इस पे डिपेंड करता है कि उसके आगे आने वाला शब्द किस वर्ग का है, पा वर्ग का है, ता वर्ग का है, टा वर्ग का है, चा वर्ग का है या का वर्ग का है। अगर अनुस्वार के बाद वाला शब्द पा वर्ग में से किसी में हो गया, पा फ ब भ म, तो ये अनुस्वार मा में परिवर्तित होगा। अगर अनुस्वार के बाद कोई शब्द ता वर्ग का है कि त थ द ध और न, अगर इनमें पांचों में से कोई है तो ये वाला जो अनुस्वार है वो ना में परिवर्तित होगा, ठीक है। वहीं पे अगर ट ठ ड ढ और ण इनमें से अगर कोई वर्ण है तो ये जो अनुस्वार होगा वो आधा णा बनेगा, ठीक है। देखा होगा आपने अनुस्वार जब हम कभी कभी बनाते हैं, उसका सही रूप बनाते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी वो माँ आधे माँ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, कभी आधे ना के रूप में परिवर्तित होता है, कभी आधे णा के रूप में परिवर्तित होता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसीलिए होता है, ये देखा जाता है कि अनुस्वार के बाद जो आने वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा तो अनुस्वार उसी के पंचम वर्ण में परिवर्तित होगा, उसी के आखिरी वाले अक्षर में, उसी के आने वाले अनुस्वार में परिवर्तित होगा। जैसे च, छ, ज, झ और य अगर है तो ये जो अनुस्वार है वो हमारा यहाँ में परिवर्तित होगा, आधा यहाँ। देखा है कभी कभी यहाँ लिखा देते, देखिए मुंचित में अभी देखे ये लिखा ना मुंचित, तो अगर ये था तो ये ऐसे बना था मुंचित। अब जब इस अनुस्वार को इसके मूल रूप में लिखना था तो देखा पीछे चा है ना, तो ये यहाँ में परिवर्तित हुआ और छोटी की मात्रा आगे से चढ़ा दी, छोटा भाई है ना उसका, इसलिए साथ में रख दिया, तो ये मुंचित हो गया, ठीक है। तो ये चीज जो बताने वाली थी। और जैसे ही ये समझ लीजिए कि ऐसे अनुस्वार के बाद यदि कोई का वर्ग का यदि कोई वर्ण है, क ख ग घ और इंग, तो जो अनुस्वार बदलेगा वो इसके पंचम वर्ण में बदल जाएगा, बोले आधा का। जैसे गंगा, देखा है ना कि गंगा लिखते हैं हम इस प्रकार से, और जो गा होता है जब उसको मूल रूप में लिखते हैं तो हम इस प्रकार से लिख देते हैं गंगा, या फिर क्या करते हैं इस गा में, इस इंगा में गा को जोड़ देते हैं तो कह देते गंगा। तो इस प्रकार से ये रूप बन जाते हैं, ठीक है। मतलब अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी का पंचम वर्ण वहां बन जाएगा, उसी का पंचम वर्ण। इसका माँ बनेगा, इसका ना बनेगा, इसका णा बनेगा, इसका यहाँ और इसका इंगा, इस प्रकार से बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये संधि विच्छेद आपको यहाँ पे समझ में आया। तो क्या बना, धूमम मुंचति। कैसे आप कर सकते हो कि इसमें से ये माँ ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पा फा बा भा माँ, पा वर्ग का अक्षर है, इसीलिए जो अनुस्वार था वो माँ में परिवर्तित हुआ, ठीक है। ऐसे ही देखिए, लिखिए याना नाम पंक्तिया नाम। तो देखिए याना नाम, यहाँ पर भी देखिए जो अनुस्वार था वो माँ में क्यों परिवर्तित हुआ, क्योंकि यहाँ पे पा शब्द आ रहा था उसके बाद में। और यहाँ पर ये पंक्त्य शब्द था, तो पंक्ष जो शब्द थे वो उसका अनुस्वार यहाँ पे क्या बना, ये गलत है, यहाँ पे ये आएगा इंगा, क्योंकि यहाँ पे का शब्द आगे आ रहा है, यहाँ शब्द नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे इंगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे आने वाला अक्षर क है, तो यहाँ पे इंगा आ जाएगा, ठीक है। ये जो या तो देखिए, या तो अनुस्वार होगा, यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंट दिया हुआ है, अगर कभी ये सिचुएशन होगी तो क्या होगा, या तो अनुस्वार लिखा होगा। देखिएगा कभी पंक्ति शब्द या तो इस प्रकार से लिखा होगा, या फिर अगर लिखा होगा तो अनुस्वार नहीं होगा, उसमें क्या लिखेंगे, ये इस प्रकार से। क्या क्या हो रहा है अपने आप से कभी कभी कोई जो अच्छी इंपॉर्टेंट चीज बतानी हो कभी कभी, या फिर ऐसे लिखा होगा पंक्ति, ठीक है। तो ये चीज हम आपको बता रहे थे कि जब अनुस्वार परिवर्तित होता है अपने मूल रूप में, संधि में जब उसको तोड़ा जाता है, विग्रह किया जाता है, तो अनुस्वार का जब मूल रूप आता है तो आगे वाले अक्षर को देखकर बनता है कि अनुस्वार माँ में परिवर्तित होगा, ना में होगा, आधे णा में होगा, आधे इंगा में होगा, आधे या में होगा, ठीक है। वो चीज इन पे डिपेंड करती है आगे आने वाले अक्षरों पर, ठीक है। ऐसे ही अब इसको अलग किया जाए तो ही अनंतः, तो ही की छोटी ई की मात्रा और आ मिला तो ह्य अनंता हो गया। ही मतलब निश्चय, अनंत मतलब अनेकों,
निश्चय ही अनेकों जो गाड़ियां चलती रहती हैं तो उधर चलना कठिन होता है। पढ़ा था अपन ने ह्य अनंतः। तो ह्य शब्द कैसे बना? बोले छोटी ई और अ की मात्रा बना, इनको जब मिलाया तो क्या बन गया हमारा? ह्य अनंतः शब्द बन गया। ऐसे ही समधावितः, तो देखिए वही अब आया यहाँ पे समधावितः, तो ये क्या बन गया? सा जो था, सा के ऊपर जो अनुस्वार था यहाँ पे ना आना चाहिए। धावित, ता था दा धा ना आ रहा है ना, तो यहाँ पे धा के बाद ना आना चाहिए, यहाँ पे टूट कर बनेगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे भी लिखते हुए भी मिसप्रिंट हो जाता है। तो ये स जो था, सा के संग में यहाँ पे ये मा ना आके यहाँ पे ना आएगा आधा, संधावित। ठीक है, अब ऐसे ही देख कहा कि पंक्त्यो हि अनंतः, तो पंक्त्यः कैसे? बोले जो ओ की मात्रा है वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ पे विसर्ग संधि हुई है, क्यों? क्योंकि इसके बाद में आने वाला अक्षर ह था, तो ये किसमें? ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया, गुण हो गया। ओ की मात्रा कहाँ होती है? उत्व विधान में देखिएगा, उत्व जो संधि पढ़ाई है उसमें आपको पता चल जाएगा कि ओ की मात्रा वहाँ पे क्यों आई। ठीक है, क्या होता है कि विसर्ग जो होता है उसके स्थान पे पहले रा होता है, रा का फिर ऊ बन जाता है और ऊ का भी गुण हो जाता है तो वो ओ बन जाता है, तो पंक्त्यो हो गया था वो। ठीक है, तो पंक्त्यः अलग किया, ही शब्द अलग किया और अनंता अलग किया। ये दे सकते हैं, ये शब्द दे दें और कह दें कि बताइए इसमें इसका संधि विग्रह कीजिए और संधि का नाम बताइए, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे ओ की मात्रा बनी है ना, तो कहेंगे यहाँ पे उत्व विसर्ग संधि है यहाँ पर, और जो ई और आ का मेल होके या बना ना, जो हा में जो या बना हुआ है, ये कहाँ से बना? बोले एको यणची यण संधि से, यण स्वर संधि से बना। देखिए अब आप लोग बिल्कुल भी, अब हमें नहीं लगता है कि आप संधियों में अब कंफ्यूज हो रहे होंगे। जो हम चीजें बता रहे हैं उसमें अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि संधियां, समास और ये चीजें इसीलिए हमने डिटेल में पढ़ाई आपको। एक एक संधि को हमने आधा आधा पौन घंटे पढ़ाया, इसलिए कि भाई एक एक बारीकी समझ लो। तो अब यहाँ पर अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, है ना, इसलिए, क्योंकि फिर अपनी और चीज़ें छूट जाती है ना, इसलिए। ऐसे ही संसरणम। अच्छा, अब यहाँ पे देखा संसरणम, जो सा का ये परिवर्तित होना था। अभी तक की हमने ये वर्ग वाली सारी चीज़ें बता दी थी, लेकिन एक नियम ये कहता है कि अगर यहाँ पर सा आ जाए, तो वर्गों के अलावा कोई अक्षर आ जाए तो क्या करेंगे? तो कहेंगे तो उसको माँ में परिवर्तित करना, आधा में, तो ऐसी जगह पे हमारा माँ आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया समसरणम। ठीक है, ये हमारी संधि आ गई। संधि इस प्रकार की आपके आ जाएंगे, पद दे देंगे और संधि विग्रह भी आ सकती हैं। फिर उसमें आने वाले समासिक पद कौन कौन से हैं हमारे? बोले कज्जल मलिनम, यानी काजल जैसा मलिन, काजल सा मलिन, काजल सा मैला। तो एव शब्द लगा दिया, यानी एव जैसा शब्द बोला है ना, तो जैसा कहते हैं कर्मधारय में, तो विग्रह होगा कज्जलम इव मलिनम। कर्मधारय में हमेशा नपुंसक लिंग में बनता है, ये अपन को बता चुके हैं हम आपको। अब कहते हैं सत शक्ति यानम, तो बोले शतस्य यानी 7 या शतानाम, शतानाम बहुवचन का रूप ले लिया हमने, शत यानी 100 गाड़ियों का, बोले शक्ति याना नाम समाहारः, 100 गाड़ियों का समूह, 100 मोटर गाड़ियों का, शक्ति यानी मोटर, मोटर और यान यानी गाड़ी, क्या कह रहे हैं? सतस्य यानी 7 का, बोले समूह, बोले शतानाम और शक्ति याना नाम, दोनों में षष्ठी लगती है। जब देखिए जहाँ पर कभी कोई संख्यावाचक शब्द लिखा हो वो हमारा कौन सा होता है? द्विगु होता है, समास बताया था। और जब उसका विग्रह करते हैं तो वो षष्ठी विभक्ति में लगाते हो, लास्ट में उसमें समाहार लिखते हैं, ये हमने विग्रह में सिखाया है आपको। ठीक है, तो दोनों में या तो शत शब्द में सिया लगा दो, या फिर शत को बहुवचन में रूप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? सतानाम, जैसे रामाणाम बालका नाम बनता है, ऐसे ही बन जाएगा सतानाम। और शक्ति याना नाम यानी वाहनों का, 100 वाहनों का समूह, समाहारः, समूह। समाहार क्यों कहते हैं? समूह कहते हैं। तो ये कौन सा होता है? द्विगु समास। अब पूछ सकते हैं वो कि वाष्पयान माला में कौन सा समास है, इसका विग्रह कीजिए। तो वाष्पयाना नाम यानी वाष्प का, धुएं से, भाप से चलने वाला यान की माला,
धुएं से चलने वाले यान की माला। तो काकी के का अर्थ निकल रहा था, तो यान में हमने नाम शब्द लगा दिया। जैसे बालकों का कहते हैं ना, बालकों का समूह, तो बालका नाम समाहारः बोलते हैं। तो ऐसे ही नाम शब्द षष्ठी में लगाया, अलग किया, और उसकी माला, माला या कह रहे थे ना, किसकी माला कह रहे थे, बोले रेलगाड़ियों की माला। वाष्पयान याना नाम माला। तो यहाँ पे यान जो शब्द में हमने क्या लगा दिया, षष्ठी विभक्ति का रूप लगाया और माला शब्द अलग कर दिया। समास विग्रह में क्या होता है, उसमें जो मूल विभक्ति का अर्थ आ रहा है उसको अलग अलग करके हम लिखते हैं। विग्रह भी हमने आपको समझाए हैं। तो इसमें हमने लगा दिया कौन सा, बोले वाष्पयाना नाम माला। तो षष्ठी विभक्ति का रूप लग रहा है, इसलिए वो कौन सी हो गई हमारी, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। विभक्तियों में जहां अलग होता है वहां पर क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। याना नाम पंक्त्यः, तो कह रहे हैं याना, देखो याना पंक्त्यः, यहाँ पे समासिक पद पहले लिख दिया, समास विग्रह पहले लिख दिया, सामासिक पद बाद में लिखा है। तो सामासिक पद आ सकता है याना पंक्त्या, यानी यानों की पंक्ति, यानों की माला, या यानों की कतार। ठीक है, तो की शब्द आ रहा है, तो यान शब्द में की आ रहा है, तो यान शब्द में की का अर्थ लगाने के लिए षष्ठी विभक्ति लगाई, तो क्या बन गया, याना नाम, और पंक्ति बन गई पंक्त्यः। ठीक है, तो कौन सा, षष्ठी विभक्ति लगाई थी ना काकी के का अर्थ बताने के लिए, इसलिए कौन सा हो गया हमारा, इसमें षष्ठी तत्पुरुष हो गया। ऐसे ही कह रहे हैं अनंता, जिसका अंत ना हो, न अनंता, न अंता, जिसका अंत नहीं है, न अंता, तो ना की जगह पे क्या बन गया, बोले आ लगा दिया, तो बोल गया अनंता। ठीक है, जिसका अंत नहीं है। तो ये नहीं वाला अर्थ कहाँ आएगा, जहाँ पे अ शब्द लगा हो और नकारात्मक बना रहा हो, उसका उल्टा बना रहा हो, तो वो क्या हमारा हो जाता है, वो हमारा नए तत्पुरुष हो जाता है। और उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, अ जो होता है उसको ना लिख के और बाकी का मूल शब्द अलग लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे समासिक पद हो गए जो हमारे दूसरे वाले पैराग्राफ में आए थे। उसके बाद तीसरे और उसकी संग में कुछ प्रकृति प्रत्यय के शब्द कौन कौन से आए थे, बोले ये आए थे, बोले एक वितरंती में आया था, तो वी इसमें था उपसर्ग, ता शब्द था उसकी मूल प्रकृति, और इसमें वितरत, देखिए वितरत जो शब्द है कैसे बना, वी अलग निकाल दिया, ता अलग निकाल दिया, उसमें जो रत शब्द लगा हुआ है वितरंती। ठीक है, यही बना वितरंती, ऐसे ही बना है। तो जो शर्त प्रत्यय होता है उसमें से क्या बना, उसका ता बन गया, और गी प्रत्यय से उसमें बड़ी ई की मात्रा लग गई, तो क्या बन गया उसका शब्द, प्रकृति प्रत्यय अलग किया, तो उसमें जो ता पीछे आया था वो शर्ती प्रत्यय से आया था, और बड़ी ई की मात्रा गी प्रत्यय से लगती है किसी भी शब्द में। ठीक है, स्त्री प्रत्यय कहा जाता है इनको, गी प्रत्यय को जो बढ़ाए हैं, टाप और गी प्रत्यय आपके उसमें आएंगे भी। ठीक है, वो जो हम बहुत अच्छे से आपको समझा चुके हैं। तो ध्यान कीजिएगा, जब इनका तो प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना आए तो कहेंगे इसकी त धातु है, जिसमें से वी अलग कर दिया और शर्त्री और गी प्रत्यय लगा दिया। पहले शर्त्री लगाया तो उसका सही क्रियापद बन गया, और उसके बाद गी प्रत्यय लगा के उसका स्त्रीलिंग रूप बना लिया, वितरंती। ऐसे ही पंक्ति जो शब्द है उसमें से पंग शब्द अलग निकाल दिया और इक्त प्रत्यय लगा दिया। कौन सा लगा दिया, इक्त प्रत्यय लगा दिया, इक्तम नहीं होता है, इक्त प्रत्यय लगा दिया और उसका नपुंसक लिंग रूप बना दिया। यहाँ पे उसका रूप क्या बनाया, नपुंसक लिंग में, तो क्या बन गया, पंक्तिम। ठीक है, माँ हलंत जहाँ पर देखे समझ जाएगा कि इसको नपुंसक लिंग में परिवर्तन किया है। तो अगर यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय अलग करना हो तो पंग और इक्त प्रत्यय उसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा प्रकृति प्रत्यय हो गए। अब इसमें से आ सकता है कि अव्यय पद कौन कौन से आए हैं, तो उसमें सिर्फ एक अव्यय पद आया था ही, जो किसमें मिला था, नंता, इसमें मिला था हे अनंता। तो जो ह शब्द था उसकी छोटी ई की मात्रा इस आ से मिली थी, इसीलिए क्या बन गया था हमारा, ही अनंता। तो ई और आ का मेल बन के या बन गया था एको यणची संधि से, यण संधि होती है और ई का या हो जाता है, तो ई का या हो गया,
ई की मात्रा या बन गई और आ इसमें मिल गया तो या पूरा बन गया, और ह्य अनंता, तो हा आधे हा में जब या मिलाया तो इस प्रकार से लिख देते हैं हम उसको, तो क्या बन गया ये ह्य अनंता। तो बताए निश्चय से, यानी निश्चय ही क्या होते हैं, नगरेशु ही अनंतमे वाहनानि भवन्ति, नगर में निश्चय ही बोले अनंतिम वाहन होते हैं। ये इसके हम संग में वाक्यों में प्रयोग भी बता दे रहे हैं कि कहाँ कैसे करते हैं प्रयोग, ऐसे करते हैं जिसका अर्थ हम निश्चय के रूप में निकालते हैं। ठीक है, ये हमारे कौन कौन से हो गए, ये हमने अब आपको अव्यय पद भी बता दिए इस पैराग्राफ में आए हुए। अब अपन देख लेते हैं कुछ विलोम शब्द भी कैसे पूछे जा सकते हैं। कहेंगे कि मलिनम शब्द आया है, उसका उल्टा बता दीजिए, तो आप क्या लिख देंगे, उज्ज्वलम। ऐसे ही मुंचती शब्द आया है, मुंचती का विपरीत बताइए, तो ग्रहणाति लेना, मुंचती छोड़ना, ग्रहणाति लेना। कठिनम कठिन है, तो उसका अर्थ हो गया सरलम, उल्टा अर्थ क्या हुआ, सरलम। ऐसी वितरंती यानी बिखेरती है, तो ग्रहणंती ग्रहण करती है, बिखेरती है या लेती है, ग्रहण करती है, लेना किसको कहेंगे, ग्रहण करने को कहेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे अव्यय पद भी पूरे हो गए। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ में आने वाले संधि, समास, प्रत्यय, अव्यय और विलोम शब्द, इनको भी हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका तीसरा वाला अपना पैराग्राफ शुरू करेंगे और उसके संग में उसके अर्थों के साथ में उनके सारे संधि समास वगैरह भी सब नेक्स्ट उसमें बता देंगे। तो जैसा कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने अपना कौन सा हमने अपने पैराग्राफ पूरे कर लिए थे, और पैराग्राफ के साथ साथ में अभी देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई पैराग्राफ के लिए एक पैराग्राफ का एक इतना बड़ा वीडियो हो जाता है, उसको फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ये समझ लीजिए कि इसके साथ में जो हम चीज़ें आपको बताते जा रहे हैं, एक पैराग्राफ का हमें अगर अनुवाद करें तो हमें 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, 10 मिनट में हम एक पैराग्राफ पूरा करें। और अगर सिर्फ हमें अनुवाद ही अगर आपको करवाना हो तो हम एक वीडियो में आपको पूरे अनुवाद करके ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जो शब्द आए हैं उनमें जो संधि आई हैं, समास आए हैं, पर्यायवाची शब्द आए हैं, अव्यय आए हुए हैं और प्रकृति प्रत्यय आए हुए हैं, ये हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं कि कुछ सिर्फ टाइम पास करने के लिए बता रहे हैं। ये इसलिए नहीं बता रहे, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में वो एक पैराग्राफ ही देते हैं और उसी से रिलेटेड पूछ लेते हैं कि इस शब्द में बताइए कौन सी संधि है, इस संधि का विग्रह कीजिए, इस शब्द का समास से अलग कीजिए, इसमें से प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए। फिर कैसे करेंगे आप? क्योंकि अब अगर अभ्यास कार्य की ओर अपन चलेंगे ना तो उसमें तो मुश्किल से 5-6 उदाहरण दिए हुए हैं और बस हो गया काम। उनमें एक एक शब्द नहीं दिए हुए हैं कि अलग अलग आपको एक एक शब्द बताए हुए कि भाई इसका भी संधि विग्रह कैसे होगा, इसका समास विग्रह कैसे होगा, इसमें से प्रकृति प्रत्यय आप कैसे छांटेंगे। हमने इसलिए एक अभ्यास कार्य में तो वो मोटा मोटा 2-2, 4-4 चीज़ें दे देते हैं हर तरह की, लेकिन अब पैटर्न आपका बदल गया है। अब ऐसा नहीं होता कि वो उसमें उन अभ्यासों में से दें, वो तो एक पैराग्राफ दे देंगे और इसी में से कह देंगे बोले भले बताइए समलम धरातलम, इसी को अलग करके लिखिए, विग्रह करके लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? कहेंगे इसमें समास बता दीजिए, इसमें आप बता दीजिए कि इसकी संधि विग्रह कैसे होगा। तो अब फिर वो चीज़ें हमें आनी चाहिए ना कि भाई हम कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें हम एक एक साथ में आपको बताते जा रहे हैं। तो अब चलते हैं हम अपने तीसरे, यहाँ पर ये हमारा तीसरा पैराग्राफ है 3rd नंबर का। कौन सा? सूची पर्यावरण। सूची यानी शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण हो। तो अब अभी वो महानगरों की दशा बता रहे हैं, तो कवि क्या कहते हैं, आगे बढ़ के कहते हैं कि वायुमंडलम भ्रशम, वायुमंडलम, वायु का जो मंडल है, भ्रशम यानी अत्यधिक दूषितम, दूषित यानी बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है, गंदा हो गया है। न ही निर्मलम जलम, न ही निर्मल जल है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, कुत्सित यानी सित यानी होता है सफेद साफ, और कुत लग गया उसमें शब्द तो हो गया कुत्सित यानी खराब। खराब वस्तु मिश्रितम, वस्तुओं से मिली हुई चीजें। एक वस्तु में भाई मिर्ची पाउडर है, मिर्ची में भी वो क्या कोई भी लाल रंग मिला देंगे या फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ मिला के उसको लाल रंग करके मिर्ची में मिला देंगे, आपके सामने तैयार मिलावट चीज़ें बताई गई हैं कि कुत्सित मिश्रित वस्तु। ये
भक्ष्यम हम खा रहे हैं, जो खाने योग्य जो हमारी वस्तुएं हैं, खाने के लिए जो वस्तुएं हैं वो कैसी हैं, कैसी खा रहे हैं हम? बोले कुत्सित मिश्रित वस्तुएं हम खा रहे हैं। तो बोले कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम हम खाते हैं। समलम यानी मलिन, मल से युक्त यानी गंदगी से युक्त, बोले धरातलम, धरातल यानी पृथ्वी का, धरा का अर्थ होता है पृथ्वी और तलम उसका तल, यानी धरा का जो तल है वो कैसा हो गया है? समलम यानी दूषित हो गया है, गंदा हो गया है, मलयुक्त हो गया है, मलिन हो गया है। कहते हैं तो अब क्या करना चाहिए? बोले करणीयम यानी करना चाहिए। बहिर अंतर जगति, तू यानी तो, बाहर तो करना ही चाहिए। बोले बाहर तो करना ही चाहिए। बोले क्या? बहुशुद्धिकरणम, बहुत शुद्धिकरण करना चाहिए, करना चाहिए। करणीयम अनियर प्रत्यय लगा हुआ है, चाहिए का अर्थ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि करणीयम यानी करना चाहिए। बोले बहिर यानी बाहर का, अंतर बोले देखिए रा जो बहि शब्द था, देखिए अभी यही संधि टूटेगी ना तब पता चलेगा कि भाई कहाँ पे ये बहिर अंतर जगति। तो देखिए बहिर जो शब्द था, रा जो लगा हुआ था वो हमारे विसर्ग से मिलकर बना। मूल शब्द क्या होता है? बहि यानी बाहर। और अब ये र जब आधा र बनता है इस विसर्ग के स्थान पर, तो इसका आ अलग होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये पूरा रा लिखा हुआ है तो इसका आ अलग हुआ, तो इस इधर जुड़ा तो क्या बन गया? बोले अंतर, अंतर। आ इसमें से टूटा और बोले क्या बन गया? यहाँ पे आ लग गया। ठीक है, फिर इसके बाद बोले क्या? जगति। तो जो रा था वो अंतरः और जगति। ठीक है, रा की जगह क्या हो जाएगा? बोले यहाँ पे भी बहिर अंतः जगति, बाहर और अंदर के जगत का, बाहर और अंदर के हमारे जो जगत है, जो दुनिया है, संसार है, उसका क्या करना चाहिए? उसका तो बहुत शुद्धिकरण करना चाहिए, साफ करना चाहिए। क्योंकि कैसा हो गया है? बोले वायुमंडल अत्यधिक भ्रष्म यानी अत्यधिक दूषित हो गया है। ना ही निर्मलम जलम, ना तो निर्मल जल है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्य यानी खाना, हम कैसे? बोले कुत्सित मिश्रित वस्तु भक्ष्यम। समलम धरातलम, धरातलम हमारा समलम हो गया है। करणीयम हमें करना चाहिए। बोले बहिर अंतर जगति, बाहर और अंतर जगत का, यानी बाहर की भी हमें शुद्धिकरण करना चाहिए, बाहर भी हमें पर्यावरण को स्वच्छ करना चाहिए, और हमें क्या? अपने अंदर का भी, अंदर के भी हमने मलिनता को भी स्वच्छ करनी चाहिए, है ना। हमें अब अंदर की भी, देखिए कभी हमेशा दोनों चीज़ों का अर्थ लेके चलती हैं। ये बाहर की भी पर्यावरण की अच्छाई के लिए कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस जीवन को जीते जीते, ऐसे इस प्रकार के जीवन को जीते हुए, जैसे हमारे मन में भी जो बुराइयां हो गई हैं, तो जैसे बाहर की हमें जो बाहर की जो गंदगियां दिख रही हैं, मलिनता दिख रही है, जैसे उसको दूर करना चाहिए, यानी बाहर के जगत को जैसे हमें स्वच्छ करना चाहिए, वैसे ही हमें अपने अंतः जगत को, ये कह रहे हैं ना, बहिर बाहर और बोले अंतः जगत, अंतर जगत को भी क्या करना चाहिए? बहुशुद्धिकरणम, हमें बहुत शुद्धिकरण करना चाहिए, उसका अत्यधिक हमें शुद्धिकरण करना चाहिए। तो ये इसका अर्थ हो गया। ठीक है, अब इसके अन्वय पे आ जाते हैं। तो अन्वय कैसे लिखा? बोले ही शब्द हो गया, आगे लगाया हमने। ठीक है, कैसे लगाएंगे? ही भ्रष्म है अत्यधिक दूषित वायुमंडल। ठीक है, पहले हमने क्या लगाया? ही जो शब्द है दोनों के लिए, ही दोनों के लिए, किसके लिए? जल और वायुमंडल दोनों के लिए बीच में ही शब्द लगाया था, अव्यय शब्द। इसका अर्थ हुआ निश्चय ही। निश्चय कैसे हो गए हैं? बोले निश्चय भ्रष्म अत्यधिक दूषित हो गया है वायुमंडल, निर्मलम जलम न, और निर्मलम जलम नहीं है। ठीक है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, वही लिख दिया, ये जैसे सही सीक्वेंस में लिखा था तो उसको वैसा का वैसा लिख दिया। फिर कह रहे हैं समलम धरातलम, धरातल भी हमारा कैसा हो गया? समलम हो गया है, यानी मल से युक्त हो गया है, खराब हो गया है, गंदा हो गया है। तो बहि करणीयम, बाहर का करना चाहिए, अंतः जगति और अंतर जगत का
भी क्या करना चाहिए, बहुशुद्धिकरणम। तो तू बहुशुद्धिकरणम, ये इसका अन्वय हो गया। अन्वय में कोई वो नहीं है, बस सीक्वेंस से लगा देते हैं तोड़ के, ठीक है। जो उसमें पैराग्राफ में जो हमारे पद्यांश में शब्द यहाँ वहाँ होते हैं उनको हम उनके अर्थ के अनुसार हम सीधा सीधा लगाते थे। जब अर्थ करना आ गया तो अब हम उसको सीक्वेंस में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो सीक्वेंस में लगाना उसका अन्वय हो गया। अर्थ क्या निकला, बोले निश्चय ही, वही जो ही शब्द था ना, ही शब्द का अर्थ क्या होता है, निश्चय। निश्चय ही बोले अत्यधिक दूषित हो गया है हमारा वायुमंडल है, निर्मल जल भी नहीं है, कुत्सित यानी रासायनिक या मिश्रित बोले वस्तुओं से मिले हुए खाने के पदार्थ हैं। खाद्य पदार्थ बोले खाने की वस्तुएं कैसी हैं, मिश्रित है, कुत्सित, वो भी मिले हुए भी हैं, लेकिन कैसे, खराब चीजें मिली हुई हैं उनमें। गंदगी से भरी धरती को साफ सुथरा करना चाहिए। हमारी धरती कैसी, धरातल कैसी हो गई, समलम हो गई, गंदी हो गई है, उसको हमें साफ करना चाहिए। संसार में अंदर अंदर अधिक शुद्धि करनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि अंदर, यहाँ अधिक, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर अधिक शुद्धि करनी चाहिए। करणीयम लिखा ना, अनियर प्रत्यय चाहिए का अर्थ बना देता। करणीयम यानी करना चाहिए, बहुत शुद्धि करनी चाहिए। कहाँ की, बोले बाहर और अंदर की दुनिया की, बाहर और अंदर के जगत की, बाहर और अंदर के जगत की और लिख लीजिए, क्योंकि अर्थ पूरा होना चाहिए। जगत की अधिक शुद्धि होनी चाहिए, करनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए, करनी चाहिए। भवनियम नहीं लिखा है, भवनियम होता तो कह देते होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कहते हैं करणीयम यानी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसका हो गया हमारा आपका अनुवाद, व्याख्या हो गई। अब इसके बाद अपन इन शब्दों में से देख लेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ पर हमारी संधि आई हुई है, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे निर्मलम जलम, उसका संधि विच्छेद कैसे लिखा, निर्मलम जलम। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि अभी आपने मैम बताया था कि अनुस्वार को परिवर्तित करना बताया था, तो वो हमने जो नियम वो अनुनासिक संधि वाला बताया था, जिसमें उसी के पंचम वर्ण को लिखना था, वो अनुनासिक संधि आती है, और ये आती है हमारी अनुस्वार संधि। अनुनासिक और अनुस्वार संधि में क्या अंतर होता है, बोलिए ये पद के अंत में, इसमें पद के अंत में हमें देखना चाहिए। इसमें ये कहते हैं कि अगर कोई भी किसी भी पद का अर्थ होता है जिसमें विभक्ति लगी हुई हो, और अगर इतना भी डिटेल में पद को नहीं समझना है तो समझ जाइए कि सही अर्थ वाला एक शब्द, ठीक है। निर्मल शब्द कैसा है, अपने आप में सही एक अर्थ वाला शब्द है। निर्मल का अर्थ क्या निकल रहा है, साफ। समल का अर्थ निकल रहा है गंदा। भक्ष्य का अर्थ निकल रहा है हमारा खाना, ठीक है। समझ गए इतनी बात। दो संधियां अब आप आज जरूर देखिएगा उस वीडियो को, जिसमें एक हमने आपको अनुस्वार संधि बताई है और एक बताई है अनुनासिक। ठीक है। तो क्या करना है इसमें क्या बताया है कि पद के अंत में, पद में होने वाले किसी भी पद में अगर अनुस्वार है और उसके बाद कोई स्वर नहीं है, जैसे यहाँ पे सिर्फ व्यंजन वर्ण है, कोई स्वर नहीं है पद में, किसी भी पद में, ध्यान रखिएगा क्या कह रहे हैं हम, किसी पद में यदि अनुस्वार है और उसके बाद कोई स्वर नहीं है तो वो माँ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। मोनुस्वार संधि भी कहते हैं उसको, माँ में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो निर्मलम शब्द का अनुस्वार था वो माँ में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, अ और आ नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, नहीं। अच्छा बताइए क्यों ऐसा बोला कि आ और आ ना हो, क्योंकि यदि अगर यहाँ पर निर्मलम हम करते और यहाँ पे कुछ आ शब्द से बना होता तो क्या हो जाता, ये माँ फिर अनुस्वार नहीं रह जाता, ये माँ पूरा हो जाता, निर्मलम हो जाता, और वो हमारा यथोचित नहीं होता सही। तो मोनुस्वार संधि कहती है कि किसी भी पद में अगर आपके पास अनुस्वार हो और उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो उस अनुस्वार को किसमें, माँ में परिवर्तित करना। और अनुनासिक संधि क्या कहती है, बोले ये पद की बात कर रही है, वो अपद की बात करती है। वो कहती है कि किसी भी चीज में, किसी भी शब्द में, वहां पर ये नहीं कहेंगे कि सही अर्थ वाला हो उसी में ऐसा करना। वो तो कह रहे हैं कहीं पे, जैसे ये कहा ना, लिखा कि गंगा,
तो अकेले गा का कोई अर्थ निकल रहा है? बोले ये तो केवल अक्षर की बात, वर्ण की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो फिर ये अनुस्वार कैसे बदला? बोले इसमें बदल गया उसी के पंचम वर्ण में। तो ये हमारी कौन सी हो जाती है? अनुनासिक संधि होती है। अनुनासिक और अनुस्वार ये अंतर होता है। लास्ट, ठीक है, लास्ट में भी यही चीज़ अभी आई थी। देखिए अभी हम आपको और पीछे से बता दें आपको कि यहाँ पर भी ये चीज़ आई थी आपकी एक जगह। जैसे ये कहा था ना कि सम धावती, तो देखिए यहाँ पे जो स था, सम का अर्थ होता है समान, समान रूप से, और धावती नहीं दौड़ती रहती, इसीलिए धा होने पे ये ना नहीं बदला था। क्या बोले थे हम? सम धावती, ठीक है। ऐसे ही देखिए संसरणम, तो ऐसे ही सम यानी समान रूप से संसरण बिखेरती हूँ, चलना, संसरण या चलना, ठीक है। तो ये आपको हमें बताना था, जो आपको इसमें बता दिया। अब देखिए ये समझ में आ गया आपको। आज अगर ऐसे वर्ण आ जाएं तो उनकी कैसे आपको संधि विग्रह करना है, इसलिए ऐसे करना है। और उसका अगर नाम आ जाए तो आप क्या लिखेंगे इसमें? मोनुस्वार, तो उसका सूत्र होता है, आप सिर्फ लिख देंगे अनुस्वार, अनुस्वार, और वो भी किस में होती है? व्यंजन में होती है। अनुस्वार व्यंजन संधि, नाम भी लिखते जाइए साथ साथ में, जिससे भाई कोई चीज़ आ जाए तो अपने पास हर चीज़ है, मार्क्स नहीं कटने चाहिए अपने, है ना। अपन सब चीज़ की, हर चीज़ पढ़ के रखो अपने पास। अब क्या कह रहे हैं? बहिर अंतर जगत। अभी देखिए उसको तोड़ के बताया, तो बहि अंतः और जगति, इसमें ये वाला जो विसर्ग है, ये वाला विसर्ग है, ये दोनों रा में परिवर्तित हो गए। रत्व संधि होती है, ये कौन सी होती है? रत्व। आज पढ़ लीजिएगा, रत्व विसर्ग संधि पढ़ाइए। विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए उसको रत्व संधि कहते हैं। क्या नियम होते हैं वो आप थोड़े आप देख लीजिएगा, ठीक है, देखने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। अब समास पे देख लेते हैं कुछ, इसमें समासिक पद कौन कौन से आए हैं। एक समलम, मल से युक्त, तो मलेन सह, मल से, मल के साथ, साथ का अर्थ जहां आ रहा है वहां पे जहां पे सह शब्द आ जाए, मल के साथ, देखिए स दिखेगा आपको, अनु दिखेगा, अधि दिखेगा, ये हमारे होते हैं अव्यय। स शब्द का अपने आप का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन वो किसी में मिल गया तो उसने साथ का अर्थ प्रकट कर दिया उसके साथ। तो मल शब्द यानी गंदगी के साथ में उसने क्या बना दिया? स लग गया, तो सह शब्द बना दिया, तो उसको तृतीय विभक्ति में ले गए, अव्यय पद बन गया हमारा। तो उसका विग्रह अगर आ जाए तो कैसे लिखेंगे? सह मलेन या सह मलय, ठीक है। या तो उसका एक वचन का रूप लिख दीजिए या बहुवचन का रूप लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, एक ही कुछ भी बात हो। और समास कौन सा है उसमें? अव्यय। अव्यय जिसका पहला पद अव्यय हो वो हमारा अव्ययी भाव समास होता है, पढ़ाया है आपको। और ये भी बताया है कि उसका विग्रह कैसे करते हैं, कि जो दूसरा पद होता है उसमें लगा देते हैं क्या? हमारा तृतीया विभक्ति, और हमारी जो स शब्द होता है उसको किसके लिए प्रयोग करते हैं? सह के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। और भी किन किन के लिए प्रयोग करते हैं? सा का हमने साथ के लिए करते हैं, सह के लिए करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के हमने सबके नियम आपको अव्ययी भाव समास में पढ़ा दिए हैं। ऐसे ही वायुमंडलम, वायु का मंडल, तो यहाँ पे का शब्द आ रहा है, अगर इसका अर्थ देखें तो इसका क्या अर्थ हुआ? वायु का मंडल। तो वायु का में हम क्या लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, मंडलम शब्द अलग लिख देंगे, षष्ठी विभक्ति लगाइए तो वो हो गया हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास। ऐसे ही निर्मलम जलम, तो निर्मलम और जलम, तो इनको अलग अलग लिखा, कौन सा हो गया? जल की क्या बताई इसने? जल की विशेषता बता दी, तो ये क्या बन गया हमारा? अब कर्मधार है। देखिए विशेषण विशेष जहाँ होते हैं, कहते हैं ना कि श्वेत वस्त्रम, तो श्वेतम वस्त्रम, पीतम वस्त्रम, पीला वस्त्र, तो पीला शब्द वस्त्र की विशेषता बता रहा है, एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है, वहाँ कर्मधारय होता है। ऐसे ही कहा कुत्सित वस्तु मिश्रित, तो कुत्ते कुत्सितेभ्यः यानी पंचमी विभक्ति लगाई इसमें, यानी खराब वस्तुओं से, वस्तुभ्यः वस्तुओं से, बोले मिश्रित, खराब वस्तुओं से मिश्रित का मिश्रण हमारे सामने आता है खाने, तो इनको हमने अलग किया और बोले क्या बना? बोले इसमें हमने षष्ठी विभक्ति का रूप लगाया और क्या बना दिया? इनको षष्ठी तत्पुरुष समास बना दिया। ऐसे ही अब आए हम धरातलम, तो धरा या धरा का तल, अभी कहा था ना कि हमने धरा का तल यानी पृथ्वी का तल, ऊपरी भाग, उसको तल कहते हैं, ठीक है।
तो का शब्द निकल रहा है, तो धरा शब्द में हमने का की के हिसाब से षष्ठी लगाई और तलम शब्द को नपुंसक। पहले में विभक्ति लगाते हैं, दूसरे का नपुंसकलिंग एक वचन में रूप बनाते हैं। तत्पुरुष समास में ऐसे विग्रह किया जाता है, सिखाया भी है बेटा हमने आप सबको। तो हो गया षष्ठी तत्पुरुष। ऐसे शुद्धिकरणम, तो शुद्ध करना, बोले शुद्धे करणम, शुद्ध षष्ठी तत्पुरुष। का की के का अर्थ निकाले आया, शुद्धि को करना, बोले करणम करना है, किसको करना है, बोले शुद्धि को, शुद्धता को करना है, स्वच्छता को करना है। काकी के का अर्थ स्वच्छ को करना, तो काकी के का अर्थ संबंध आया उसमें, तो बोले षष्ठी। किसको, बोले किसका करण कर रहे हैं, बोले शुद्धता का करण कर रहे हैं, है ना। काकी के का अर्थ आया, इसलिए उसमें हमने शुद्ध शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाई, दूसरे में नपुंसक लिंग की तरह फलम की तरह रूप बना दिया और नाम लिख दिया षष्ठी तत्पुरुष। तो ये हमारे सामासिक पद जो उसमें थे उनका भी आगे हमने आपको बता दिया। अब कुछ इसमें इस पैराग्राफ में कौन से प्रकृति प्रत्यय आए हैं, दूषितम में आया है, दूष शब्द में हमारा इक्त प्रत्यय लगाया हुआ है, और भक्ष्य जो हमारा प्रकृति है उसमें अनियर प्रत्यय लगाया है। कर धातु का इसमें करणीयम का नहीं लिखा है, वो भी हम आपको बता दें। करणीयम लिखा हुआ है, उसमें कर धातु है और उसमें अनियर प्रत्यय लगाया हुआ है, ठीक है। ये भी अपना आया था तो इसको भी बता दिया। दूषित, दूषितम, दूषित देखिएगा दूष शब्द में ता लगा है तो कौन सा, इक्त प्रत्यय, ठीक है। और तम बोले माँ कहाँ से आया, उसको नपुंसक लिंग रूप में बना दिया है, तो क्या दिया है, दूषितम। पर्यावरणम है ना, दूषितम आया तो नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग हुआ, इसीलिए उसको क्या कह दिया, दूषितम कह दिया। हर एक विशेषण का हमने बताया है आपको लिंग होता है एक, जैसे किसी पुल्लिंग के लिए अगर दूषित शब्द प्रयोग होता तो कैसे करते, दूषितः। किसी स्त्रीलिंग शब्द के लिए अगर दूषित शब्द प्रयोग करते तो हम कहते दूषिता, और किसी नपुंसक लिंग वस्तु के लिए बात कर रहे हैं तो कहेंगे दूषितम। प्रकृति प्रत्यय में ये चीजें हमने समझाए आपको, इक्तवतु, अनियर, शर्त्री, शानच, ये सब पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रकृति प्रत्यय भी आ जाएंगे, दूषित शब्द भी दे सकते हैं, भक्ष्यम दे सकते हैं, करणीयम दे सकते हैं, उसमें से प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए। फिर कह रहे हैं कौन सा आया, बोले अव्यय पद, इसमें से चयन कीजिए। तो ही शब्द आ गया जिसका अर्थ हुआ निश्चय से, निश्चय से। बहिर हो गया यानी बाहर, जनः अंतः हो गया अंदर, तू का अर्थ हुआ तो, ठीक है। बाहर जना यानी बाहर के लोग, बहिर शब्द किसके, बाहर के लोगों की बात कर रहे हैं। और अंतर के लिए क्या करें, अंदर जो सभी सब चीजें जो अंदर हैं उनको भी, यानी हमारे अंदर के विचार, ठीक है, उनको भी क्या करना, स्वच्छ करना, शुद्धिकरण करना। तो इनके प्रयोग बता दिए कि जैसे भ्रशम शब्द, भ्रशम भी हमारा एक क्या है, अव्यय है, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक। भ्रशम लिखा हुआ है, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम, तो क्या है, अधुना भ्रशम दूषणम अस्ति। आज कैसा हो गया है, बोले अत्यधिक दूषित हो गया है। बहव जना दूषणेन ही म्रियन्ते, यानी बहुत से जन दूषण से ही क्या मरण हो जाता है। नगरात बहि गच्छन्ति, नगर से बाहर जाता है या जाते हैं। ग्रहण अंतः वसंती, ग्रहाणाम घर के अंदर अंदर बसते हैं। ऐसे अधुना तु जना स्वच्छाम प्रति जागृता संति, आज तो जन सभी जन कैसे हो गए, स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गए। ये हमने आपको वाक्यों में प्रयोग भी बता दिए। अव्यय पदों के वाक्यों में प्रयोग भी आए तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे आ सकता है विपर्याय पद इसी वाले पैराग्राफ का, तो वो भी पढ़ लें कि भ्रशम शब्द क्या अर्थ होता है, क्या अत्यधिक, तो उसका अर्थ क्या होगा, उल्टा क्या होगा, कम। तो अधिक का अर्थ हुआ अत्यधिकम का हुआ अधिक। अच्छा, इसमें पर्याय शब्द बता दिए, देखिए अभी इसमें पर्याय बता दिए, विपर्याय भी हम आपको लिखवा देते हैं। इस वाली स्लाइड में आपको विपर्याय की जगह यहाँ पे पर्याय शब्द बताए हैं। भाई पर्याय भी आ जाते हैं, पूछ लें कि इसका समान अर्थ क्या है, तो कहा भ्रशम का अर्थ होता है बहुत या अत्यधिकम। निर्मल का हो जाता है हमारा शुद्ध। जलम का को क्या कहते हैं, आपह शब्द भी कहते हैं। भक्ष्यम को क्या कहते हैं, खाद्यम कहते हैं। हमारा समलम यानी अशुद्धम। और जगत क्या हो गया, संसारे। अब इसका हमारा अगर हम इनको विपर्याय बनाए तो कैसे बनेंगे, विपर्याय विपरीत अर्थ बनाए। वि यानी
उल्टा पर्याय यानी अर्थ, उल्टा अर्थ। तो क्या हो जाएगा, अत्यधिकम क्या क्या हो जाएगा, अल्पम। ठीक है, भ्रशम का अर्थ उल्टा क्या हो जाएगा, अत्यधिकम का उल्टा क्या हो जाएगा, अल्पम। ऐसी शुद्धम का क्या हो जाएगा हमारा, अशुद्धम। ठीक है, आपह जल, जल का उल्टा अजल हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। जल का उल्टा जो भी आप अजलम लिख दीजिए, बिना जल का, अजलम। खाद्यम का हो जाएगा हमारा, जैसे अब देखिए जैसे ये खाने वाली चीज है तो भक्ष्यम का अभक्ष्यम, तो क्या हो जाएगा, अभक्ष्यम। भक्ष्य यानी खाना, अभक्ष्यम यानी ना खाना। ठीक है, ऐसे ही अशुद्धम का शुद्धम, यहाँ पे वही इसका उल्टा भी यहाँ पे ही लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये शुद्धम। संसारे जगती है तो अजगती हो जाएगा। बस ये इसके विपर्याय बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा ये तीसरा वाला पूरा हो गया। तीसरे पैराग्राफ में आने वाली सारी चीज़ें पूरी हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में अच्छा विपर्याय शब्द और भी थोड़े से, पहले पर्याय दे दिए और उसके कुछ विपर्याय भी हैं, जैसे भ्रशम का अल्पम भी कर सकते हैं, न्यूनतम भी कर सकते हैं, निर्मलम का समलम कर सकते हैं, अंतः का बही हो गया, भक्ष्यम का अभक्ष्यम हो गया। ठीक है, जो अभी पीछे भी हम आपको उनके पर्याय और विपर्याय भी बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्या करेंगे, अपने फोर्थ वाले पैराग्राफ पर चलते हैं। ठीक है, उसको हम उसको एक्सप्लेनेशन को समझेंगे और उसके भी हम संधि समास और ये सारी चीज़ें उसमें आने वाले व्याकरण संबंधी चीज़ों को भी समझ लेंगे साथ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।